चलिए बच्चों, तुम्हारा अगला जो चैप्टर है वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? केटीओजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केटीओजी एंड रेडिएशन। समझ आ रहा है? बेसिकली इसके अंदर भी दो चैप्टर कंबाइन है। रेडिएशन एक अलग टॉपिक है, ठीक है, और उसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस दोनों कंबाइन करके एक चैप्टर बना गया है, ठीक है। अच्छा, आप सुनो। सबसे पहले आपको इसके अंदर कुछ गैस लॉज का नॉलेज होना चाहिए, जो कि आपने क्लास 11 में पढ़ रखा है, ठीक है। गैस लॉज मालूम है किसी को? सबने पढ़ा है इसको। गैस लॉज तो सबको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हुआ करता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉमन टॉपिक है, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा उसको बात कर लेते हैं, उसका टेक्निक भी बता देता हूं मैं आपको, और आइडियल गैस इक्वेशन कैसे बनता है, ठीक है। फिर उसका नया मॉडिफिकेशन अपने को जो यहाँ पर याद रखना है वो भी बताता हूँ, ठीक है। तो आपके बेसिकली चार गैस लॉज है। कितने? चार। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे लुजैक्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। सुना है ऐसे? ये सुना सुना है, सुना है ना? अच्छा, अब क्या होता है ये, अभी पहले लेक्चर में ही याद कर लो, ये गैस लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गैस लॉ समझेंगे तो फिर आइडियल गैस इक्वेशन समझेगा, और उसके बाद फर्दर कहानी समझ में आएगी, ठीक है। तो गैस का जो पहला लॉ है, जैसे हम लोग यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम याद करते हैं, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स क्या बोलता है? अकॉर्डिंग, सॉरी, बॉयल्स लॉ। पहला साइंटिस्ट यहाँ पर कौन बात कर रहे हैं अपन? बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स हमको बोलता है कि प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। अब आपको कैसे पता चलेगा? ठीक है, एक बलून लेते हैं हम लोग और उसमें हवा भर देते हैं, बराबर है। अच्छा, मुझे बताइए, या आप कोई बॉल भी ले सकते हैं, फुटबॉल वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं उसका वॉल्यूम कम करूं, यानी उसको अगर पचकाने की कोशिश करूं, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अच्छा, वॉल्यूम जब आप उसको कम करोगे तो आप क्या फील करोगे कि अंदर प्रेशर क्या हो गया है? बढ़ गया है या घट गया है? सोचो। आप हाथ में क्या सोचते हो जब आप उसको पचकाते हो? तब आपको कुछ फील होता है हाथ में कि ये एक्सपांड करना चाह रहा है, मतलब अंदर प्रेशर क्या हो गया है? बढ़ गया है। तो वॉल्यूम अगर मैं कम करता हूं तो अंदर प्रेशर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अच्छा, फिर से मैं उसको रिलीज करूंगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो रिलेशन क्या है? इनवर्स रिलेशन है। समझ आ गया? अच्छा, इस कंडीशन में मैंने टेम्परेचर चेंज किया? नहीं, टेम्परेचर वही रखा। हमने किसके साथ खेला? प्रेशर और वॉल्यूम के साथ। हमने वॉल्यूम को चेंज किया, प्रेशर अपने आप चेंज हो गया। वॉल्यूम कम किया, प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। तो जब भी आपको बॉयल्स लॉ की कहानी याद करनी होगी ना, ये बलून वाला एग्जांपल मेरा याद रखना। समझ आ रहा? बलून या बॉल वाला। वॉल्यूम आप क्या करोगे? कम करोगे, अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो बॉयल्स लॉ क्या है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या बोलो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से सही है। तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्स कब आता है? जब 1 अपॉन में बोला जाता है। ऊपर रहेगा तो डायरेक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? याद रखो, कोई भी टर्म मेरा अगर ऊपर है तो बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर अपॉन में है तो क्या होता है? डेफिनेशन में नहीं इस्तेमाल करते हम लोग इसको, ये वर्ड को, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ याद रखो, ये बॉयल कहाँ रहता है? अपना पवई में। पी और वी का रिलेशन है। किसका रिलेशन है? ये बॉयल किधर रहता है? तो पी और वी। रिलेशन आपको याद रखना कि बॉयल का रिलेशन क्या है, बॉयल में कौन रिलेशन आता है भाई, किसका रिलेशन आता है? तो पी और वी का। अच्छा, टोटल आपको कितने टर्म ढूंढने? 3 टर्म, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। रिलेशन किसी दो का होगा, तो तीसरा आपका क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अगर प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन है, यहाँ टेम्परेचर नहीं है, तो टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट। तो जब हम लोग इसको डिफाइन करते हैं तो हम लोग बोलते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। नहीं समझा क्या बोला मैं? ठीक है। अच्छा, यहां पर आपको क्या दिखाई नहीं दे रहा है? प्रेशर नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अच्छा, यहां क्या नहीं दिखाई दे रहा है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा वो कांस्टेंट है। अंडरस्टूड? नहीं आ रही बात समझ में? ठीक है। तो जो जिसका रिलेशन है, तो हमारे पास टोटल अगर आप देखोगे तो, मैं इनकी बात कर रहा हूं, एक लास्ट वाले में एवोगैड्रो में मैं, क्या नाम है, नंबर ऑफ मोल पे बात करते हैं बस। समझ आ रहा है? एवोगैड्रो में किसकी बात करते हैं? नंबर ऑफ मोल के बारे में बात करते हैं अपन, ठीक है, वॉल्यूम में। अच्छा, पहले आ जाओ सेकंड लॉ पढ़ते हैं, चार्ल्स लॉ, ठीक है। तो चार्ल्स हमको किसका रिलेशन बताता है? चार्ल्स का जो च है ना, उससे चर्च गेट याद करिए, ठीक है। क्या याद रखें? चर्च गेट। अच्छा, मुझे बताओ, हमारा जो वेस्टर्न लाइन है उसका लास्ट स्टेशन कौन है? वीटी, हाँ, वीटी है, चर्च गेट है। और जो बाजू में हमारा सेंट्रल लाइन है, उसका लास्ट क्या है?
उसका वीटी है। सीएसटी नहीं, अभी उसको क्या नाम है, और भी नाम बदल दिया है ना, एमसीएसटी कुछ, सीएसएमटी, सॉरी, सीएसएमटी, है ना। तो खैर उसको शुरुआत में क्या नाम था, वीटी, विक्टोरिया टर्मिनस, बराबर ना, अंग्रेजों ने नाम दिया था तभी। ओके, तो आप याद रखिए चर्च गेट, ये चार्ल्स का वीटी रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, चार्ल्स का, चार्ल्स से आप चर्च गेट याद रखिए, और वहां से उसके नजदीक कौन होता है भाई, वीटी। चर्च गेट से वीटी गए हैं ऐसे, नहीं गए, ऐसे जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, थोड़ा टैक्सी करके भी जा सकते हैं, ठीक है। तो एंड स्टेशन याद रखिए, चर्च गेट और वीटी का, तो चार्ल्स का किसका रिलेशन होता है, वीटी का रिलेशन होता है, याद रहेगा। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अच्छा, एग्जाम्पल कैसे याद रखेंगे इसका, यहां पर प्रेशर अपने को कांस्टेंट रखना है, ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, सुनो। हम लोग जब यहाँ पर हमारे जो, जब हम लोग कॉलेज में थे, मतलब जब हम लोग मास्टर्स कर रहे थे तभी की बात बता रहा हूँ, तो हमको कोलाबा में TIFR है, चर्च गेट में ही TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फेडरेशन रिसर्च। तो हम लोग को क्या नाम है, जो हमारे टीचर थे वो लेकर गए थे वहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह बताने। तो वहाँ पर इसका डेमो बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने समझाया था। एक नाइट्रोजन लिक्विड लिया था, क्या लिया, नाइट्रोजन लिक्विड। अब नाइट्रोजन गैस होती है लेकिन उसको लिक्विड में कंडेंस किया जाता है, तो बहुत ही ठंडा होता है। क्या होता है, बहुत ही ठंडा होता है। उसमें एक बलून में हवा भरा, क्या किया, बलून में गैस भरा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसको क्या किया, नाइट्रोजन लिक्विड में डुबो दिया। अब इतना बड़ा बलून, ठीक है, नाइट्रोजन लिक्विड में जैसे ही डुबाया, अब बाहर टेम्परेचर कितना है, रूम टेम्परेचर मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस, कितना, उसमें डाला, उसमें माइनस में टेम्परेचर था, यानी टेम्परेचर आपने क्या किया, कम किया। तो जैसे ही मैंने उसमें डुबाया, जो कि ठंडा हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, ये इतना बड़ा जो बलून था वो पचक गया ऐसे, और जो इसकी गैस थी एक्चुअल में वो भी कंडेंस हो जाती है, वो भी एक ड्रॉप दिखने लग जाती है। सर ने ऐसे निकाला था तो हमको दिख रहा था वहां पर एक ड्रॉप। यानी क्या हुआ सोचो, जैसे ही आपने इस बलून को, जो कि कितने टेम्परेचर में है, 25 डिग्री में, ठीक है, बलून के अंदर गैस है, इसको मैंने किधर डाला, नाइट्रोजन के अंदर, इसका वॉल्यूम क्या हो गया, कम। टेम्परेचर क्या किया था मैंने, अभी ठंडे में डाला तो टेम्परेचर क्या हो गया, तो टेम्परेचर कम तो वॉल्यूम। अच्छा, जैसे ही सर ने निकाला हमको ड्रॉप दिखाई दिया, लेकिन फिर तुरंत ही वो क्या होने लगा ऐसे, ठीक है, ऐसे बलून वापस पचक गया था, वापस से ऐसे फूलने लग गया। इसका क्या मतलब हो गया, वापस से जब बाहर निकाला टेम्परेचर क्या हो गया, ज्यादा, और वॉल्यूम भी क्या होने लगा, ज्यादा होने लगा। तो दोनों में रिलेशन क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो इस डेमोन्स्ट्रेशन से हमको क्या समझ में आया था, कौन सा लॉ, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स मतलब वीटी वाला रिलेशन समझ में आ गया। इसमें हमने प्रेशर को चेंज किया था नहीं, एटमॉस्फेयर का प्रेशर उतना ही था, एटमॉस्फेयर खुले हवा में ही कर रहे थे हम लोग, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या था, सेम था, कांस्टेंट था, याद रहेगा। चार्ल्स लॉ कौन सा लॉ है, वीटी लॉ। बॉयल्स लॉ कौन सा है, पवई लॉ है। याद रखने का टेक्निक बता रहा हूं आपको, क्योंकि ना इसके अंदर कंफ्यूजन होता है कि चार्ल्स कौन था, बॉयल्स कौन था। तो बॉयल कौन है, इधर अपने बाजू में रहता है, इधर पवई में, समझ रहा है। तो पवई लॉ, पी और वी, और चार्ल्स वाला वीटी थोड़ा दूर है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट करते हैं वीटी लॉ, गे लुजैक्स लॉ। अब गे लुजैक्स कौन है भाई, नाम में ही बोल रहे गे। अब ये करता है पीटी, ओके। तो गे लुजैक्स लॉ कौन सा लॉ है, पीटी लॉ, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। तो ये याद रखिएगा, गे लुजैक्स लॉ कौन सा लॉ है, पीटी लॉ, मतलब पी और टी का रिलेशन है। अब डायरेक्ट है इनवर्स से ये चेक करते हैं, ठीक है। कुकर में सभी बच्चे खाना बनाया होंगे, या देखा होगा घर में सबके बनता होगा, नहीं, हाँ। अच्छा, कुकर में जब आप खाना बनाते हो, दाल बनाते हो, चावल बना रहे हो फॉर एग्जाम्पल, या कोई भी चीज बना रहे हो, तो आप कुकर खुला रख के, मतलब उसका ढक्कन खोल के बनाते हो या बंद करके बनाते हो, है ना। बंद करके करो तभी तो उसका यूज है, नहीं तो फिर वो टोप की तरह काम करेगा, एक नॉर्मल जो आप टोप में बनाते हो खाना। अब उसके अंदर होता क्या बच्चों, जब आप बंद करके बनाते हो और नीचे से हीट करते हो, तो क्या आपके क्या नाम है, कुकर का वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, किसी के पास ऐसा वॉल्यूम, ऐसा कुकर तो नहीं है ना कि हीट किया और ये कुकर ऐसा फैल जाता है, एक्सपांडेबल कुकर तो नहीं है किसी के पास,
समझ आ रहा है? तो कुकर में जब आप बनाते हो ढक्कन बंद करके, तो वॉल्यूम क्या हो जाता है? कांस्टेंट होता है बच्चों। वॉल्यूम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। अच्छा, जैसे जैसे आप हीट करते रहते हो, अंदर क्या नाम है, लिक्विड आपने कुछ डाला है तो वो वेपर बनता है, और प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है। प्रेशर क्या होता है? और आपको पता है कि जब ज्यादा प्रेशर हो जाता है तो सीटी को उठा देता है और पूरी गैस बाहर निकलती है, फिर सीटी बचती है। फिर क्या होता है? सीटी बचती है। फिर मम्मी बोलती है 3 सीटी होगी तो उतार लेना, है कि नहीं? ठीक है, तो वो अंदाजा है कि भाई 3 बार अगर इसने ऐसे गैस निकाल दिया बाहर, मतलब अंदर खाना या दाल जो भी है वो बन जाएगी। सस्ती वाली दाल लगाया तो 5 सीटी में पकी। ठीक है, अच्छी वाली दाल लेकर आया तो 2 सीटी में पक जाएगी या 1 सीटी में पक जाएगी। तो खैर, तो आप ध्यान रखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा हूं मैं, ये वाला कौन सा रिलेशन था हमारा? पीटी रिलेशन था। ठीक है, तो ये भाई हमारा क्या बनाएगा भाई? खाना बनाएगा कुकर में। ठीक है, तो प्रेशर और टी का रिलेशन उसने देखा। अच्छा, इस चीज यहां पर क्या कांस्टेंट था? वॉल्यूम। कुकर का वॉल्यूम जो था वो क्या था भाई? कांस्टेंट था। तो वॉल्यूम कांस्टेंट था और पी और टी का रिलेशन था। आई होप ये इस बात समझ में आ गई। अच्छा, कितने बच्चों को पता है एसटीपी मतलब क्या? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, तो एट एसटीपी अगर मैं क्या करूं, एक बलून में 1 मोल गैस भरूं, कितनी? 1 मोल गैस भरूं, कोई बता सकता है उसका वॉल्यूम कितना होगा? हाँ, 22.4, 22.4 लीटर। अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर मैं किसी बलून में कितनी हवा भर देता हूं? 1 मोल, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.4। अगर मैं 2 मोल भर दूं तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा, 44.8 हो जाएगा। मतलब क्या समझ आ रहा है? नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। जितना ज्यादा नंबर ऑफ मोल गैस भरोगे उतना ज्यादा उसका क्या होगा? वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो एवोगैड्रो लॉ जो है ना बच्चों, दिस इज वेरी नाइस लॉ। क्या बोलेंगे? वेरी नाइस लॉ। खत्म हो गई बात। ठीक है, अब सारे लॉ को याद करने का टेक्निक याद रखो। बॉयल्स वाला कैसे याद रखोगे आप? वही रिलेशन, और पी और वी में क्या रिलेशन है? इनवर्स। एक ही तो इनवर्स है, बाकी सब डायरेक्ट ही है। चार्ल्स वाला आप कैसे याद रखोगे? चार्ल्स का च से चर्च गेट और वी और टी का रिलेशन। समझ आ रहा है? चलो, गे वाला कैसे याद रखोगे? गे पीटी करता है। समझ आ रहा है? तो पी और टी का डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा। अंडरस्टूड? अच्छा, उसके बाद एवोगैड्रो की बात करें तो एवोगैड्रो लॉ क्या है? वेरी नाइस लॉ। तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। एन यहाँ पर नंबर ऑफ मोल है, वी इज वॉल्यूम ऑफ गैस। ये 4 लॉ हो गए। इनको गैस लॉस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैस लॉस। जो कि आपने क्लास 11 में पढ़ा है, सबका स्टेटमेंट पढ़ा है, फिर फॉर्मूला। हमको यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला काम का है। समझ आ रहा है? याद रहेंगे? अच्छा, अब मैं आपको ना यहां से एक, इनको कंबाइन करके, मैं एक्चुअल में 3 ही कंबाइन करूंगा, लेकिन होगा वो 4 का ही कॉम्बिनेशन। ठीक है, चौथा वाला अपने आप आ जाएगा इधर पे। ये देखो, इसको आप छोड़ दीजिए, इसमें लेफ्ट में, इसमें वी नहीं है ना, इसको छोड़ दीजिए। 1 2 और 4, 1 2 का 4, इसको आपने को क्या करना है? कंबाइन करना है। सबके लेफ्ट में कौन है जरा चेक करना। समझ आ रहा है? तो मैं अगर इसको कंबाइन करूंगा तो वी एक ही बार लिखूंगा। राइट साइड में यहां पर कौन है? 1 अपॉन पी, मतलब अपॉन में पी हो गया, चलो 1 लिखने की जरूरत नहीं। ऊपर यहां पर कौन है? टी। यहां पर कौन है? तो यहां पर अंटी आ गई। आई कि नहीं आई? अच्छा, उसके बाद बच्चों, जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो इक्वल आता है और एक कांस्टेंट आता है, और यहां पर जो कांस्टेंट आता है वो है आर। वो है आर फॉर रिजवान नहीं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पर एन ऐसे लिख रहा हूं इधर पे, क्योंकि फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है, तो आर यहां बीच में लिख दिया, तो अनार्थी। ये पी को यहां भेज दिया, पीवी इज इक्वल टू, ये बन गया आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बन गया ये? आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन कैसे बनता है? इन्हीं लॉज को कंबाइन करके बनता है। ठीक है, और ये चारों लॉ का कॉम्बिनेशन है। अब बोले सर आपने तो एक यूज ही नहीं किया।
लेकिन वो अपने आप आ गया अगर आप चेक करोगे तो। पी और टी में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर मैं सारी चीजें कांस्टेंट कर दूं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, वॉल्यूम आर तो कांस्टेंट ही है, एन भी कांस्टेंट कर दूं, वी भी कांस्टेंट कर दूं, पी और टी में देखो क्या रिलेशन आ गया, डायरेक्ट आ गया। आई बात समझ में कि बत्ती गुल हो गई, याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती है, थोड़ा सा इसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आइडियल गैस इक्वेशन को देखो। अगर आप हेडिंग देखोगे तो मेरा हेडिंग क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या है? अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। ये किसका रेशो होता है? ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और अपॉन एवोगैड्रोस नंबर का कांस्टेंट होता है। ये जो आर देख रहे हो, आर के नीचे अगर Na आ गया, कौन आ गया, तो उसकी जगह आर अपॉन Na की जगह मैं Kb लिख सकता हूं, और ये Kb कौन है? बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। याद रहेगा, Kb कौन है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अच्छा, उसको लेकर आना है मुझे इधर पे, उसको लेकर आना है। मैं क्या करूंगा, क्या मसाज करने के लिए आया इधर? वो भी बैठ के मस्त करवा रहा है, लेकर इधर ध्यान दे, ठीक है, इधर सुनो बच्चों। अच्छा, तो यहां तक पहुंच चुके हैं हम लोग, चारों को कंबाइन करके हमको क्या मिला, पीवी इज इक्वल टू, ये आइडियल गैस इक्वेशन है, सभी बच्चे याद कर लो उसको। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। लेकिन इसको इस फॉर्मूले के अंदर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आना चाहिए, यानी केबी आना चाहिए। तो केबी इज इक्वल टू क्या है? आर अपॉन एन। आप चाहें तो आर की जगह सब्सटीट्यूट कर सकते हो, या दूसरा एक तरीका बताता हूं। अच्छा, क्या आपको नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ पार्टिकल का आप लोग ने फॉर्मूला पढ़ा होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल का। अच्छा, एक मोल में कितने मोल में, एक मोल में कितने नंबर होते हैं बताइए? अगर मैं बोलूं एक मोल एटम है आपके पास, तो कितने एटम होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23, 10 का पावर, ये एक नंबर है, याद रखो बच्चों, ठीक है। ये देखो यहां पर, और इसी को आप एवोगैड्रोस नंबर भी बोलते हो, 6.022। अगर मैं बोल दूं ना, इसका मतलब समझिए, मोल मतलब क्या है, समझिए जरा आप। अगर मैं जिस तरीके से बच्चों हम लोग डजन वर्ड इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई भी चीज डजन में बोल दो, 1 डजन बनाना, 1 डजन अंडा, तो डजन से आपको एक नंबर क्लिक होता है दिमाग में, 12 नंबर, है ना? नहीं? बोलो सभी बच्चे। अच्छा, अब जब भी केमिस्ट्री में बात हो रही, केमिस्ट्री फिजिक्स में बात हो रही है और नंबर ऑफ मोल के बारे में बात हो रही होगी, तो जब भी कोई आपसे ये कहेगा कि ये एटम आपके पास 1 मोल है, मॉलिक्यूल आपके पास 1 मोल है, इलेक्ट्रॉन आपके पास 1 मोल है, तो 1 मोल मतलब कितने नंबर होते हैं? एवोगैड्रो नंबर होता है, याद रखिएगा। 1 मोल मतलब इतना नंबर होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। अच्छा, 1 मोल अगर इतना होता है, इसका सिंबल याद कर लो अभी, कितना है? Na। Na बोले तो एवोगैड्रोस नंबर। क्या बोलेंगे? हमारे एक सर थे, ऐसा बोलते थे, एवोगैड्रोस नंबर। उनका पढ़ाने का स्टाइल ही वैसा था, ठीक है। Na एवोगैड्रोस नंबर याद रखेंगे। अच्छा, 1 मोल मतलब इतना, अगर मैं बोलूं 2 मोल मतलब इंटू 2 कर देंगे। आप सिंबल याद रखो, नंबर तो याद रखना ही है, सिंबॉलिकली अपने को, क्योंकि यहां पर यूज करना है। सभी बच्चे ध्यान देंगे, मैंने बोला 1 मोल मतलब 6.022 10⁻23, और इसको सिंबल दे दिया क्या? Na। तो आप अभी सिंबॉलिकली बात करो, 1 मोल मतलब Na, 1 मोल मतलब, 1 मोल कोई भी चीज हो, कितना नंबर होगा? Na नंबर होगा। अगर मैं बोलूं 2 मोल, तो 2 इंटू Na। 3 मोल, अगर मैं सिंबॉलिकली बोलूं N मोल, N इंटू Na। तो नंबर ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला होगा, कितने पार्टिकल होंगे टोटल? N मोल में N इंटू Na होंगे। N मोल में कितने होंगे बच्चों? N इंटू Na। अच्छा, अगर मैं इसको यहां ले लूं, बोलो ये समझ आ गया? स्मॉल n, अरे कैपिटल Na को यहां ले लिया,
नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रोस नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल। नाम याद रखिए, ये कौन है? नंबर ऑफ पार्टिकल है इन जनरल, ठीक है। ये कौन है? नंबर ऑफ मोल है। ये कौन है? एवोगैड्रोस नंबर है। कौन है? एवोगैड्रोस। तो मैंने यहां से एक फॉर्मूला आपको बता दिया कि स्मॉल एन की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, ठीक है। तो स्मॉल एन की जगह मैं पुट कर सकता हूं एन अपॉन एन ए इंटू आरती। गांव चली गई। हाँ, अच्छा, आप मुझे बताओ ये आर अपॉन एन ए कौन होता है? के बी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। आ गया ना अपॉन में एन ए। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? कैपिटल एन, और इसकी जगह आ जाएगा बच्चों के बी। ये नया आइडियल गैस इक्वेशन बन गया इन टर्म्स ऑफ के बी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एन की बेटी। एन से किसका नाम आता है यहां पर? निहाल की बेटी। किसकी बेटी? बराबर है। और कौन है? नौशाद, नौशाद की बेटी। नौशाद गांव गया है। और कोई एन वाला है? खैर, क्या आपको समझ आ गया ये? तो पहला जो चैप्टर में आपको जो पहला डेरिवेशन आपको प्रैक्टिस करना है बच्चों, वो यही है। हेडिंग देख लो, आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। मतलब आइडियल गैस इक्वेशन जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी निकालते थे, बस वहां पर आपको स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन अपॉन एन ए रखना है। और उसका भी फील मैंने बता दिया कि इस फॉर्मूले का क्या फील है, ठीक है। एक मोल में Na होता है, 2 मोल में 2Na होगा, 3 मोल में 3 इंटू Na होगा, तो n मोल में n इंटू Na, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। ओके, तो स्मॉल n का फॉर्मूला बता दिया, उधर रख दिया। और r अपॉन Na पहले ही बता चुका, r अपॉन Na कौन होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। आ गई बात समझ में? ठीक है, थोड़ा सा भी यहाँ पर मेरे समझा दिया मैंने, बस इसके अकॉर्डिंग देख लो आप। By combining these equation we get V proportional to T upon P। इधर देखो, P को यहां ले लिया पहले मैंने, PV proportional to NT। अच्छा, ये हटेगा तो इक्वल आएगा, और कौन आएगा? R आएगा। तो ये PV इज इक्वल टू अनआरथी, ये वाला फॉर्मूला कौन सा है? आइडियल गैस इक्वेशन। अच्छा, आपको पता है स्मॉल n की जगह मैंने n अपॉन Na क्यों रख दिया? है ना, फॉर्मूला बताया ना नंबर ऑफ पार्टिकल का। तो वहां से आपने यहाँ पर सिंस n इज इक्वल टू क्या था अपना? कैपिटल N अपॉन Na। एक्सप्लेनेशन मैंने वीडियो में दिया हुआ है, तो वीडियो देखकर आपको एक्सप्लेनेशन समझ आएगा। नोट से आप पूरा लिख सकते हो क्या क्या लिखना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ एक मिस्टेक है, मैं उसको करेक्ट करूंगा। ओके, आर अपॉन एन ए की जगह कौन आ जाएगा बच्चों? के बी आ जाएगा, बिकॉज के बी मैंने किसका बताया, किसका रेशियो होता है? आर अपॉन। तो के बी कौन है? यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट यानी आर, और एवोगैड्रोस नंबर, इसका रेशियो होता है। ये भी याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में कई मरतबा ऐसे भी पूछ सकता है आपको। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट किसका रेशियो है? आर का नाम है। नाम याद रखो, आप लोग को पता ही नहीं होता आर कौन है, Na कौन है, ये सब याद होना चाहिए। केबी कौन है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। केबी कौन है? आर कौन है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। Na कौन है? एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा यहां पर इसके नंबर के बारे में बात कर लेता हूं। फाइनल फॉर्मूला सभी बच्चे याद रखिए, इसको यूज करना है हमको आगे। यहां पर ना बच्चों नोट्स में एक चीज याद रखना, ये मोल इनवर्स यूनिट मत लिखना, ठीक है। ये मत लिखना। क्यों नहीं लिखना, मैं रीजन बताता हूं। नोट्स जब लिखोगे तो ये बात ध्यान रखना है यहां पर, ठीक है। यहां पर आपको सिर्फ जूल पर केल्विन लिखना है, जूल केल्विन यूनिवर्स। मैं बताता हूं क्यों। आपको पता है ये आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है? 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। क्या होती है? 8.314 जूल केल्विन इनवर्स। एक्चुअल में पूरे जब कॉम्पिटिटिव के लिए तैयार करते हो तो इसकी 3 वैल्यू याद करनी होती है अपने को। कितनी? 3। एक तो ये वाली, एक 0.08206 याद करना होता है, उसके अंदर लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है, ठीक है। एक होता है कैलोरी वाला, जिसमें सिर्फ 2 यूज करना होता है, तो 2 कैलोरी, सिर्फ ये जूल की जगह यूनिट चेंज होता है। लीटर एटमॉस्फेयर में यूज करना है तो 0.08 आता है, और अगर मुझे कैलोरी में चलाना है तो सिर्फ 2 आता है।
तो खैर वो आगे की कहानी है, आप फिलहाल अभी ये वाला याद रखो, ऐसा ही वाला, ठीक है। ये एवोगैड्रोस नंबर आपका कितना होता है पता है? 6.022 10⁻23 पर मोल। क्या होता है ये? पर मोल या मोल इनवर्स बोलते हैं इसका यूनिट। ये जो नंबर है ये एक मोल का नंबर है कि नहीं? तो हर एक मोल का पर मोल का है, तो मोल इनवर्स इसका यूनिट आता है। इसका यूनिट और इसका यूनिट क्या हो जाता है? कैंसिल, तो सिर्फ जूल केल्विन इनवर्स बचेगा। क्या बचेगा? जूल केल्विन इनवर्स। अच्छा, जब इसको आप काटोगे तो आपका कितना आएगा? 1.38 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 1.38 आएगा। 10⁻23 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो आप केबी का वैल्यू याद रखिए। तो किस तरीके से ये आता है इसको भी ध्यान रखिए। ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। जब आप इसका थियरी कर रहे हैं तो वीडियोस भी सामने रख के आराम से रिवाइज कीजिएगा, फास्ट इसमें करके फटाफट फटाफट समझ में आ जाएगा। अंडरस्टूड? चलो, हमने चारों लॉ लिखे, गैस लॉस, उनको कंबाइन किया, क्या बना? आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे? पीवी इज इक्वल टू, हर एक बच्चे को याद होना चाहिए, जो टर्म यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है वही आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अच्छा, इसको आपको कन्वर्ट करना है बोल्ट्जमैन के अंदर, तो स्मॉल एन की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया जाएगा? कैपिटल एन अपॉन एन ए। कैपिटल एन कौन है? नंबर ऑफ पार्टिकल है, और अपॉन में एन ए कौन है? एवोगैड्रोस नंबर है। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया कि आर अपॉन एन ए कौन होता है? के बी होता है, यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। तो आपको आर अपॉन एन ए यहां पर दिखाई देगा, ठीक है। उसकी जगह पर के बी रख दिया तो फॉर्मूला क्या बन गया? पीबी इज इक्वल टू एन की बेटी, एन के बी टी। याद रहेगा? एन के बी टी याद रहेगा ये? यस, हो गया, ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। और यूनिट का देख लेना, जब नोट्स बनाओगे तो यूनिट बराबर लिखना इसका। अच्छा, अब दिस डेरिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लास्ट टू लास्ट ईयर, पिछले साल नहीं पूछा, उसके पहले जो है ना ये 2 साल रिपीट किया। मतलब अगर आप देखोगे 23 में 22 में, 23 में भी और 22 में, दोनों साल जो है ना ये 4-4 मार्क के लिए आया है। अभी पिछले साल नहीं पूछा तो हो सकता है इस साल ये 4 मार्क के लिए वापस से आ जाए। आई बात समझ में? तो एक बड़ा डेरिवेशन है, समझ के अच्छे से करोगे, साल भर अगर इसको प्रैक्टिस करोगे अच्छे से तो आप आराम से 4 मार्क क्या नाम है बोर्ड एग्जाम में कर पाओगे। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। क्या कहानी है जरा बात करते हैं हम लोग। हमको क्या निकालना है कि एक हम लोग एक रीजन कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, क्यूबिकल रीजन, और इसके अंदर जो गैस होगी उसका प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा। तो हम लोग पहली बात तो जो गैस कंसीडर कर रहे हैं, कौन सी गैस कंसीडर कर रहे हैं? एक आइडियल गैस, एक थियोरेटिकल गैस कंसीडर कर रहे हैं। इस गैस का प्रेशर का क्या फॉर्मूला होना चाहिए ये निकालना है। तो लास्ट में अगर आप देख लोगे तो हमको प्रेशर का फॉर्मूला क्या निकालना है इसके अंदर, ठीक है, ये 1 देखो सब चीज आगे डिपेंडेंट होती है, ये आएगा तो इसके बाद वाला आ जाएगा, ठीक है। और ये भी अगेन 2 मार्क के लिए बोर्ड में कई मरतबा पूछ चुका हुआ है, ठीक है। तो सब चीज है ना लाइन वाइज आप क्लियर करते जाओगे तो आगे की चीज भी आती जाएंगी। तो हमको ये फॉर्मूला प्रूव करना है, P इज इक्वल टू 1/3 रो, ठीक है। हाँ, ये स्क्वायर वेलोसिटी का मीन है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलते हैं। जो ऊपर आप ऐसे बार देख रहे हो ना, ये मीन की निशानी है, मीन निकालते हैं ना हम लोग एवरेज, ठीक है। तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, इसको बोलते हैं। आगे बताते हैं, चलो लाइन वाइज कहानी क्या है समझते हैं। यहां पर जो है ना ये जो रीजन आप देख रहे हो ये आपका एक शेडेड पोर्शन है, और हमने एक क्यूब कंसीडर किया है जिसका एज का लेंथ कितना है बच्चों? L है। सब क्या बता सकते हो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? जल्दी से बताओ। ये अगर लेंथ L है, L L L L, इसका एरिया ये आपको क्या स्क्वायर दिखाई देगा? ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? स्क्वायर दिखाई दे रहा है। इसका लेंथ L, सब एज लेंथ कितना है? L है, तो सारा साइड सेम है तो स्क्वायर हो गया। तो आप बता सकते हो ये L है, ये L है, इसका एरिया क्या होगा? अरे भाई एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर। तो यहां पर लेंथ है तो लेंथ का स्क्वायर, L स्क्वायर हो गया। एरिया समझ में आ गया। ये आपने एक शेडेड रीजन यहां पर शेडेड वॉल कंसीडर किया जिसको आपने ऐसे डार्क किया हुआ, तो शेडेड वॉल बोलेंगे इसको। अच्छा, अब हमको यहां पर एक गैस का मॉलिक्यूल कंसीडर करना है, ठीक है, जो इस तरफ ऐसे मूव कर रहा है कहीं पर, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये इसी डायरेक्शन में जाएगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये कहां जा रहा है, ठीक है। ये कोई एक गैस मॉलिक्यूल है,
ठीक है, अब एक्सिस जरा समझ लीजिए आप, मैंने देखो एक्स एक्सिस यहां पर लिया हुआ है ऐसे, तो दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, और ये जो बाहर ऐसे निकल रहा है, ये ऐसे जो जा रहा है एक्चुअल में किधर आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो वाई एक्सिस इधर है ऐसे अंदर बाहर, और जेड एक्सिस किधर है, ऊपर। इतनी बात समझ में आ गई। तो तीनों एक्सिस कैसे हो गए, ठीक है, यहां पर कौन हो गया एक्स एक्सिस, यहां पर कौन हो गया वाई एक्सिस, और ऊपर कौन हो गया। अब मान लीजिए कोई एक गैस मॉलिक्यूल है, अगर वो इस दिशा में जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी उसके कितने कंपोनेंट होंगे, 3 कंपोनेंट होंगे, क्योंकि ना तो ये एक्स में, ना तो वाई में, ना तो जेड में, ये एक स्पेस में मूव कर रहा है, किसी प्लेन में मूव नहीं कर रहा है, समझ आ रहा है। तो इसके 3 कंपोनेंट होंगे, एक होगा अलोंग एक्स एक्सिस जिसको अपन वी एक्स बोलेंगे, इसकी वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा उसका तीनों एक्सिस में, अलोंग एक्स एक्सिस कौन होगा वी एक्स, अलोंग वाई एक्सिस कौन होगा वी वाई, और अलोंग जेड एक्सिस क्या होगा वी। कंपोनेंट समझ आता है, जहां पर देखो थीटा लेके कॉस कंपोनेंट निकालते हैं, समझ आ रहा है। तो अगर वेलोसिटी इस दिशा में है तो इसके एक कंपोनेंट इधर आएगा, इसको वी एक्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे वी एक्स बोलेंगे, और इसका एक कंपोनेंट किधर आएगा इधर, जिसको क्या बोलेंगे वी वाई, और इसका एक कंपोनेंट किधर आएगा, इसको क्या कहेंगे वी जेड। इतनी कहानी समझ में आ गई, नहीं समझी। अच्छा अब सुनिएगा अच्छे से, ये तीनों एक्सिस है आपके सामने, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, और यहां पर आने वाली है एक दीवार, ठीक है, ये वॉल, ये वॉल, ठीक है, तो ये ऐसे चला और यहां से टकराया, और फिर अब ऐसे जा रहा है, कैसे जा रहा है देखो जरा, ऐसे जा रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे ये टकरा के ऐसे जाएगा तो अब इस वेलोसिटी का कंपोनेंट किधर किधर आएगा, एक वाई में आएगा, ठीक है, ऐसे एक्स में किधर आएगा इधर आएगा, एक्स का कंपोनेंट क्या हो गया उल्टा, और जेड वाला भी अभी भी ऊपर आ रहा है। वापस से देखना जरा, जब ये ऐसे जा रहा था है ना, तो इसका एक्स कंपोनेंट इधर आ रहा था, वाई वाला सामने की तरफ, याद रखना वाई वाला किधर आ रहा है, ठीक है, एक्स वाला किधर आ रहा है ऊपर की तरफ। एक्स का किधर आ रहा है इसको जरा खास तौर पे ध्यान रखिए, एक्स का इधर आ रहा है आपके हिसाब से किधर पे राइट साइड में, ठीक है, और वाई जेड वाला ऊपर है, वाई वाला आपके सामने। अच्छा जैसे ही ये वॉल से टकराया अब ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो अब ये जो वेक्टर है ना, ठीक है, ये वेलोसिटी, वेलोसिटी के अभी 3 कंपोनेंट कैसे होंगे, एक वाई एक्सिस पर ऐसे जाएगा, एक्स एक्सिस पर किधर आएगा ऐसे आएगा। अच्छा पहले एक्स एक्सिस वाला कैसे था इधर था, अभी किधर आ रहा है इधर, मतलब पहले राइट साइड में था आपके हिसाब से, और अभी किधर पर है लेफ्ट साइड में। अच्छा जेड कंपोनेंट किधर आएगा, ये ऐसा है ना, तो जेड इसका इधर ही आएगा, अंडरस्टूड। तो कौन किसका डायरेक्शन चेंज हो गया, एक्स एक्सिस वाला डायरेक्शन क्या हो गया चेंज हो गया, कौन सा वाला अभी भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, कौन सा कंपोनेंट वाई, और तो वाई और जेड वाला। तो इस सिचुएशन में जो मैंने आपको समझाया अभी, इसमें वाई और जेड कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा है, कौन सा चेंज हो रहा है एक्स वाला, और उसका डायरेक्शन एकदम से क्या हो जा रहा है अपोजिट हो जा रहा है। वी एक्स कैसा था ऐसे है ना पहले, अभी कैसा हो गया इस तरफ हो गया, यानी डायरेक्शन क्या हो गया अपोजिट हो गया। इस बात को समझ पाए, ठीक है। अब इसको मैंने नीचे समझाया है पूरी तरीके से अच्छे से, तो ये इतनी कहानी यहां पर लिखना है, बाकी कुछ डिस्कस नहीं करना। इधर आ जाओ, हम लोग कंसीडर एन मोल ऑफ एन आइडियल गैस, हम लोग कितने मोल कंसीडर कर रहे हैं इस डब्बे के अंदर, एन मोल, कितने मोल है एन कितना भी हो सकता है, 2 4 5 6 पॉइंट में भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा आइडियल गैस एनक्लोज इन क्यूबिकल बॉक्स जिसका वॉल्यूम कितना है एल क्यूब। अब साइड एल है भाई, वॉल्यूम कितना होगा क्यूब का एल क्यूब, और वो शेडेड रीजन का एरिया कितना होगा एल स्क्वायर। सभी बच्चे रिपीट करने का, रिपीट करोगे तो इंटरेस्ट बरकरार रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैं ज्यादा लिखवा नहीं रहा आपसे, लिखवाने में थोड़ा क्या एक्सरसाइज हो जाती है तुम लोग। अच्छा लेट, क्या लेट कर रहा हूं सुनो, जो सिचुएशन मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन किया, एवरेज y एंड z कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का जो एवरेज, अब मैंने तो एक ही पार्टिकल बताया, ऐसे बहुत सारे, तो y वाला जितना भी कंपोनेंट है और z वाला जितना भी है वो चेंज नहीं हो रहा है। कौन चेंज हो रहा है, सिर्फ x चेंज हो रहा है। हम लोग ने ये अज्यूम कर लिया जैसा मैंने सिचुएशन आपके सामने रखा, ठीक है। वेलोसिटी आर नॉट चेंज्ड बाय कोलिजन विद शेडेड वॉल, जब ये शेडेड वॉल से टकराता है तो कौन चेंज नहीं होता है, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया है y और z कंपोनेंट। चेंज कौन होता है
एक्स, वो भी उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, अपोजिट। ठीक है, कुछ यहां पर भी आप इसको देख सकते हो। ठीक है, ये अभी ऐसे जा रहा है तो इसके तीनों कंपोनेंट है, वी एक्स, वी वाई और कौन, वी जेड। जैसे ही टकरा के जब ये ऐसे जा रहा है तो यहां पर अगर आप देखोगे तो कौन सा कंपोनेंट, ये भी रिटर्न जा रहा है, जैसे मैंने बताया ऐसे आया और फिर ऐसे जा रहा है, तो जब ये वापस जा रहा है तो कौन सा कंपोनेंट चेंज हुआ, सिर्फ वी एक्स। वी एक्स जो है वो अपोजिट, पहले ये वी एक्स था, अभी ये अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगा। वी वाई और वी जेड अभी भी उसी डायरेक्शन में बरकरार। समझ आ गई कहानी। अच्छा, तो ये क्या है, टकराने के पहले और ये टकराने के बाद की कहानी है। टकराने के पहले, टकराने के बाद, लिखा है मैंने वहां पर, बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। ठीक है, और टकराएगा किससे, शेडेड वॉल से। ये जो वॉल मैंने अलग से बताया, ये कहां की वॉल है, ऊपर क्यूब में देखा, शेडेड वॉल हुआ है। अच्छा, द चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज ओनली एक्स कंपोनेंट। मैं आपको अभी एक चीज बता रहा हूं, सुनो। कितने बच्चों को यहां पर मोमेंटम का फॉर्मूला पता है, लीनियर मोमेंटम? नहीं पता है तो बच्चों ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, चैप्टर नंबर 1 में ही आ जाती है सारे फॉर्मूलेज वगैरह। ठीक है, तो जितना आते जा रहा है एटलीस्ट उतना याद करते जाओ, अगर क्लास 11 आपने ढंग से नहीं पढ़ा हुआ है, उसके फॉर्मूलेज वगैरह नहीं याद किए। P इज इक्वल टू mv, ये फॉर्मूला होता है। अब वो जो एक मॉलिक्यूल है ना, उसका मास m है, क्या है, m, m1 भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अभी m बात कर लेता हूं। ठीक है, जाते वक्त इसके पास इनिशियल वेलोसिटी देखो, मैं क्या इनिशियल मोमेंटम क्या बोल देता हूं, पी आई, मास इंटू वी एक्स, मास इंटू क्या बोल दूंगा। अच्छा, पी भी जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही होगा, तो कह रहा पी आई एक्स भी लिख सकते हो। अच्छा, टकराने के बाद वेलोसिटी मेरा क्या हो गया, माइनस वी एक्स हो गया, क्या हो गया, तो इधर पे मैं लिख देता हूं माइनस वी एक्स, तो ये बेसिकली हो गया माइनस एम वी एक्स। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम बात करता हूं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, क्या होगा, क्या लिखते हो आप, फाइनल माइनस इनिशियल, क्या लिखते हो जल्दी से बताओ, फाइनल माइनस इनिशियल। अब मैंने जो है ना यहाँ पर लिखा है सारी चीजें, देखो डेल पी एक्स क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने अलग से बताया नहीं कि फाइनल ये आ रहा है, इनिशियल ये आ रहा है, उधर डायरेक्ट बताया हुआ, तो ये इसको समझा रहा हूं, सुनो। इनिशियल मोमेंटम ये रहा, फाइनल मोमेंटम ये रहा, मैं पी एफ की जगह क्या पुट कर सकता हूं बताओ, माइनस एम वी एक्स, और माइनस फॉर्मूले में ऑलरेडी है। पी आई की जगह क्या पुट कर सकता हूं। अच्छा, क्या ये दोनों कैंसिल आउट हो रहा है क्या, नहीं भाई, दोनों के साथ माइनस है, तो ये डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डबल हो जाए, तो माइनस टू एम वी एक्स। क्या हुआ, तो मोमेंटम कितना चेंज हुआ, ये पार्टिकल गया टकराया और जब ऐसे जा रहा है तो उसका मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस कितना चेंज हुआ, वाई और जेड में तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज ही नहीं हुआ ना। ठीक है, तो मोमेंटम किधर चेंज होगा, सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस, और वो मोमेंटम चेंज कितना होगा बच्चों, डेल पी एक्स होगा। ये पूरा सॉल्व करके मैंने बताया माइनस टू एम पी एक्स। अच्छा, ये मोमेंटम चेंज किसका हुआ है, इस पार्टिकल का हुआ है, किस पार्टिकल का हुआ है, ये वॉल से जब टकरा के जब ऐसे जा रहा है तो इस पार्टिकल का मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस कितना चेंज हुआ है, माइनस टू एम एक्स। अच्छा, इसमें जितना मोमेंटम चेंज हुआ है, वॉल को जब दीवार से टकराया तो कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, इतना ही करेगा, लेकिन कितना करेगा, प्लस में करेगा, कितना, प्लस में। सुनो बात को, ये पार्टिकल गया टकराया, इसमें मोमेंटम चेंज कितना आया, पार्टिकल में कितना मोमेंटम चेंज आया, माइनस टू एम वी एक्स। इतना ही मोमेंटम जितना इसमें चेंज हुआ इतना ही वॉल में भी ट्रांसफर होगा, इसमें कितना है माइनस, तो उसमें कितना होगा, प्लस। तो यहां पर देखो मैंने एक और चीज क्या लिखा हुआ है नीचे, thus the momentum transfer to the wall is equal to, वॉल पे कितना ट्रांसफर होगा, जितना इसमें माइनस में हुआ उतना ही उसमें क्या होगा, प्लस में मोमेंटम ट्रांसफर होगा। इतनी कहानी समझ में आ गई। ठीक है, वापस से सुनो, यहां तक कहानी बहुत आसान है, बाकी का फिर सब्स्टिट्यूशन ही समझना है अपने को। हमने एक क्यूब लिया, उसके अंदर क्या लिया, एक आइडियल गैस एन मोल। ठीक है, अब हमने क्या अज्यूम किया हुआ है कि जब ये जाता है वॉल से टकराता है तो वेलोसिटी के तीन कंपोनेंट होते हैं, पहली बात तो एक्स वाई और जेड। कौन सा वाला चेंज होता है, सिर्फ एक्स एक्सिस वाला, वाई और जेड वाला वैसे का वैसे ही रहता है, तो वहां पर मोमेंटम चेंज जीरो रहेगा। ठीक है, आप खुद सोचो ना, वेलोसिटी का डायरेक्शन वाई एक्सिस पर पहले भी यही था, अभी भी यही है, तो अगर मैं जब माइनस करूंगा तो दोनों जीरो आ जाएगा, चेंज कितना हो जाएगा, जीरो।
फाइनल मोमेंटम y वाला क्या होगा पता है, ये माइनस नहीं रहेगा, एम वी वाई, और इनिशियल भी एम वी वाई, तो माइनस करके कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अलोंग y एक्सिस और z एक्सिस चेंज इन मोमेंटम विल बी 0। वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर चेंज हो रहा है, कहां अपोजिट हो रहा है, सिर्फ x एक्सिस पर, तो मोमेंटम चेंज वहीं पर होगा। फाइनल वाला आपका नेगेटिव मोमेंटम हो गया, इनिशियल वाला पॉजिटिव, और ये बीच में फॉर्मूले का माइनस है, चेंज का माइनस है, तो ऐसे करके डबल हो गया। पार्टिकल में मोमेंटम चेंज कितना हुआ सभी बच्चे याद कर लीजिए, कितना हो गया, -2 mvx। कितना हो गया, ए तेरा मोबाइल दे दे मुझे, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आया, मोबाइल अंदर रखना, मोबाइल देख रहा है ना, फिर क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, अरे बोलता नहीं है, हाँ। जिसको भी आजू बाजू में ऐसे नींद आएगी ना, आजू बाजू वालों को पूरा छूट है, हाँ, थप्पड़ दे देने का, हाँ, आराम से, लेकिन इतना कि उसकी नींद भाग जाए। सुनो बच्चों, जो चीजें बोल रहा हूं उसको रिपीट करो, याद करते जाओ तो नींद नहीं आएगी। अच्छा, क्या हो गया, -2 mvx हो गया कि नहीं, इतना जितना मोमेंटम इसमें ट्रांसफर हुआ उतना, सॉरी चेंज हुआ, उतना ही वो वॉल में क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, लेकिन +2 mvx होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज पता चल गई। अब अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या है, अच्छा टेक्स्ट बुक में इतने सही तरीके से आपको मिलेगा नहीं, है बहुत खिचड़ी बना के पूरा किया हुआ है, आपको सही फॉर्मेट में नहीं मिलने वाला टेक्स्ट बुक में, बट टेक्स्ट बुक से क्या है, अपन टॉपिक उठाते हैं, बाकी उसको अपने हिसाब से डिराइव करते हैं। एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल 1 इज, अच्छा हम लोग बात कर रहे हैं इसके अंदर तो बहुत सारे मॉलिक्यूल है, कितने मॉलिक्यूल है, बहुत सारे। अब मैं किसी एक की बात कर रहा हूं, किसी एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, फिर बाद में सारे मॉलिक्यूल की भी बात करेंगे, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ नहीं पता है आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स का फॉर्मूला क्या है भाई, न्यूटन सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो फोर्स किसके बराबर होता है, मोमेंटम चेंज के रेट के, मोमेंटम चेंज के रेट के। शॉर्ट में अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं, dp बाय dt बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस अगर बात करें, या एवरेज बात करते हैं तो ये आता है, एवरेज बात करते हैं तो दोनों जगह समोसा लगता है, इंस्टेंटेनियस बात करूंगा तो डेरिवेटिव लगता है। टाइम बहुत छोटा बताने के लिए dt इस्तेमाल करते हैं, टाइम इंटरवल कुछ रहेगा तो समोसा टी इस्तेमाल करते हैं, समोसा समोसा। अच्छा, तो एवरेज फोर्स का आप ये भी नहीं लिखना चलेगा, आप लिखो डायरेक्टली एवरेज फोर्स इज इक्वल टू डेल पी एक्स अपॉन डेल टी। आप सुनिए बात को, ये डेल पी एक्स को अगर आप गौर से देखोगे तो वॉल के ऊपर जब पार्टिकल आया टकराया तो वॉल पे कितना मोमेंटम ट्रांसफर किया, वॉल पे कितना मोमेंटम ट्रांसफर किया, +2 mvx, पहला पार्टिकल है ये, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल है जिसमें से मैं पहले पार्टिकल की बात कर रहा हूं, फर्स्ट पार्टिकल की बात कर रहा हूं, तो मैं अब vx1 बोल देता हूं, क्या मैंने देखो उधर क्या लिखा, मॉलिक्यूल 1, तो इसलिए मैं इसको क्या लिख देता हूं, 2mvx1, और इसको भी चाहे तो आप f1 बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, f1। अच्छा, डिवाइड बाय कौन होगा, टाइम इंटरवल। अच्छा, एक और बात समझ लो, ये हमारे पास वॉल है, ठीक है, मैं पहला कोलिजन हो गया फॉर एग्जांपल, पहला कोलिजन हो गया, फिर ये दूसरी वॉल है मेरे पास, ये कहीं से ऐसे ऐसे जाके वापस से टकरा के वापस आता है, इधर कहीं से टकरा के वापस रिटर्न आता है। अब मुझे बताओ, इस पॉइंट एक बार टकराया, फिर ठीक है ऐसे ऐसे टकरा के, ठीक है वापस इधर आया। अब आपको बात करना है, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल ये जाते वक्त कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, ये एल कितना करेगा, एल कैसे, अरे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, एल, तो जाते वक्त एल और आते वक्त डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एल, एल और एल कितना हो जाएगा, 12। तो एक कोलिजन के बाद जो नेक्स्ट कोलिजन होगा उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये 12, कितना करेगा, 12। तो यहां पर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या होता है,
अच्छा, जाने आने में टोटल डिस्टेंस कितना करेगा? 2L करेगा। कितना करेगा? टाइम इंटरवल में मान लेता हूं इसका कितना होगा? डेल टी। एक कोलिजन के बाद जब दूसरी बार टकराएगा तो टाइम इंटरवल कितना होगा? और v इधर पे, ये डेल टी को यहां ले लेते हैं, v को यहां, v का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सॉरी, डेल टी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ठीक है, vx1 समोसा टी का फॉर्मूला क्या बन गया? ए बोलो जल्दी, टाइम इंटरवल का क्या फॉर्मूला बन गया? यहां पर आपको पता चल रहा है कि डबल डिस्टेंस क्यों काउंट कर रहे हैं? क्योंकि एक बार टकराने के बाद जब ये दोबारा टकराएगा तो इसको यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है? L, फिर आते वक्त वापस L, तो 2L हो जाएगा, और डिवाइड बाय टाइम कितना लगा जाने और आने में, तो ये टाइम इंटरवल हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ x1 क्या होगा? 2L डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? डेल टी। डेल टी को यहां लिया, vx1 को यहां लिया, तो हाँ, डेल टी का फॉर्मूला क्या बन गया बताओ? अब आपको ये इसकी जगह ये आएगा, ये तो पता हो गया। डेल टी की जगह क्या आएगा? 12 बाय, अच्छा अब सुनो, क्या ये 2 से ये 2 कट सकता है? देख लो, 2 से 2 कट सकता है। अच्छा, जो अपॉन के अपॉन में होता है कहां जाता है? अपॉन के जो अपॉन में होता है वो कहां जाता है? अच्छा, इधर भी vx1 है, इधर भी vx1 है, vx1 इंटू vx1 क्या हो जाएगा? अच्छा, तो पहले पार्टिकल का एवरेज फोर्स दीवार पर, पहले पार्टिकल, एक पार्टिकल का, बहुत सारे पार्टिकल है मेरे पास, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन एक मॉलिक्यूल की वजह से कितना फोर्स लग रहा है? m vx1 स्क्वायर अपॉन l। अब मैं अगर आपसे ये पूछता हूं, सुनो सभी बच्चे, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल की वजह से कितना लगेगा बता सकते हो? इधर 2 लिख दो, मास तो उतना ही रहेगा, दूसरा मॉलिक्यूल एक ही गैस रखा हुआ आपने, तो उसका भी मास क्या रहेगा? सेम, m vx2 का स्क्वायर बाय l हो जाएगा। तीसरे के लिए क्या होगा? ऐसे ही बहुत सारे होंगे, nth वाले के लिए क्या होगा? vx, कैपिटल N लिखना, स्मॉल n लिखोगे तो नंबर ऑफ मोल अपन ने लिया हुआ है, तो स्मॉल n वहां पर काउंट। अच्छा, अब टोटल फोर्स कितना होगा? सुनो बात को, पहले पार्टिकल की वजह से इतना लगा, दूसरे की वजह से इधर पे 2 लिख दोगे, वो लगेगा F2 लगेगा, तीसरे की वजह से F3, ऐसे ही चौथे की वजह से F4 डॉट 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 Fn लगेगा। टोटल एवरेज फोर्स कितना लगेगा सारे पार्टिकल की वजह से? देखो, टोटल एवरेज फोर्स ड्यू टू ऑल द मॉलिक्यूल इज, ड्यू टू ऑल द मॉलिक्यूल। पहले इसके लिए एक स्टेप लिख देता हूं मैं आपके सामने, इसके लिए एक स्टेप लिख देता हूं, सुनिए। ये पहले की वजह से, दूसरे की वजह से, प्लस डॉट 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 ऐसे चलते जा रहे। अच्छा, ऐसे में कितना भी लिख दो तो उनमें कॉमन क्या आ रहा है पता है आपको? m बाय एल। तो m बाय एल यहां पर क्या कर लिया? पहली की वेलोसिटी का स्क्वायर, दूसरे का प्लस तीसरे का प्लस चौथे का, एंड डॉट 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 डॉट, ठीक है, nth का, n तक भी लिख सकते हो आप प्लस करके, डॉट 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 करके छोड़ दिया तो भी चलेगा। क्या इतनी कहानी समझ आ गई? यहां तक आपको स्टेप समझ आया? ठीक है, उसके बाद पूरा रिवाइज भी कर लेंगे, पूरे स्टेप दिमाग में फिट भी कर लेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझो। एक पार्टिकल की वजह से एवरेज फोर्स कितना लग रहा है? एक पार्टिकल की वजह से एवरेज फोर्स कितना लग रहा है? m vx1 का स्क्वायर डिवाइड बाय l। दूसरे वाले की वजह से कितना लगे? पार्टिकल मतलब यहां पर मॉलिक्यूल होगा गैस का, हाँ, m vx2 का स्क्वायर डिवाइड बाय l, या m बाय l vx2 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तीसरे की वजह से m बाय l vx3 का स्क्वायर। टोटल फोर्स कितना लगेगा? इन सबको मिला दो, सब में कॉमन क्या आएगा? m बाय l। तो जो एवरेज फोर्स ड्यू टू ऑल दी मॉलिक्यूल आ गया, वो आ गया m बाय l ब्रैकेट vx1 का स्क्वायर प्लस vx2 का स्क्वायर प्लस vx3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस vxn का स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप, या डॉट 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 करके छोड़ दिया तभी भी चल जाएगा। अच्छा, अब आपको बताना है, हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में पढ़ा है, प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है?
फोर्स अपॉन, अब सुनो, ये मेरी कौन है, दीवार है, मुझे तो फाइनली प्रेशर निकालना है ना, सोचो ये क्या निकालना है, आइडियल गैस का प्रेशर निकालना है। तो यहां से गैस आती है, बहुत सारी गैसेस है, मैंने एक के बारे में बात किया, उसके फोर्स के बारे में बात किया, फिर सब सारे मॉलिक्यूल की वजह से इधर पे कितना फोर्स लगेगा वो भी निकाल लिया। और इसका एरिया नहीं पता है आपने को, ये जो शेडेड एरिया था बच्चों, शेडेड वाला याद करो क्यूब में, इसका लेंथ एल, ये भी एल, तो इसका एरिया क्या बोला था आपने, एल स्क्वायर, तो एरिया अपने को पता है एल स्क्वायर, ठीक है, एरिया लिख देते हैं फिलहाल। तो इस पे सबकी वजह से फोर्स कितना लग रहा है अपॉन एरिया पता चल जाएगा, इधर पे प्रेशर कितना एक्ट होगा। तो प्रेशर का क्या फॉर्मूला है, द एवरेज प्रेशर इज P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑफ शेडेड वॉल, ठीक है। अब यहां पर देखो सारी चीजें आपको समझ आएंगी, बस सब्स्टिट्यूशन याद रखिए यहां पर क्या किसकी जगह सब्स्टिट्यूट करना है। इस F की जगह क्या आएगा बताइए, ये अभी निकाला ना हमने, एवरेज फोर्स कितना है ड्यू टू ऑल दी मॉलिक्यूल, m/l ब्रैकेट Vx1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर प्लस Vx3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। अच्छा अपॉन में एरिया कितना है, L स्क्वायर, वेरी गुड। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, जो ऊपर अपॉन में है ना L, क्या ये नीचे आ सकता है ऐसे, तो L स्क्वायर इंटू L क्या हो जाएगा, L क्यूब कौन होता है भाई, वॉल्यूम है, L क्यूब कौन है, वॉल्यूम है, बाकी सब ऐसे ही रखा है, M ऐसी है, ब्रैकेट वाला टर्म ऐसे ही है। अच्छा L क्यूब की जगह क्या लिख दिया जरा चेक करना, V लिख दिया, V यहां पर देखो कैपिटल करके बताया ताकि आप वेलोसिटी ना लिख दो उसको, कैपिटल V वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, इसकी जगह ये आ गया। तो सब्स्टिट्यूशन यहां तक समझ आया, आगे की कहानी आपको यहां पर थोड़ा समझाना पड़ेगा मुझे। ये सुनो बच्चों, अब मेरे पास ना बहुत सारे, ये आप क्लासरूम को भी ना एक क्यूब की तरह कंसिडर कर सकते हो, यहां पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं अपने पास, छोटे छोटे क्या है मॉलिक्यूल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये जा रहा है, ये शेडेड वॉल आप कंसीडर कर सकते हो उसको, तो ये ऐसे जाएगा टकराएगा, वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट होंगे, हमने कौन सा वाला बोला है, किसी सिर्फ एक्स कंपोनेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, एक पार्टिकल का Vx पॉजिटिव आया, क्या आया, पॉजिटिव आया, वही टकराने के बाद उसका Vx क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो अगर मैं सारी ये जो अलोंग एक्स एक्सिस जो वेलोसिटी है उनका एवरेज निकालना चाहूं, क्या निकालना चाहूं, एवरेज, तो हर एक मॉलिक्यूल के लिए मुझे पॉजिटिव भी मिलेगा और क्या मिलेगा, नेगेटिव में मिलेगा। आप एवरेज कैसे निकालते हो, सबको मिलाते हो, जितने नंबर आप मिला रहे हो डिवाइड बाय उतना डिवाइड कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको नंबर देता हूं, मान लो एक +2 और एक नंबर दे दिया मैंने -2, क्या दे दिया, +2 और -2, इनका एवरेज निकालो, 0 आएगा, क्यों, क्योंकि आप इसको मिलाते हो +2 और -2, तभी 0 हो जाता है। दो नंबर को मिलाया आपने, डिवाइड बाय कितना करोगे, 2 करोगे, लेकिन ऊपर ही जब 0 हो जाएगा तो नीचे कितना भी रहे आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यानी याद रखिए, अगर कोई वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव है और क्या है, नेगेटिव भी है। अब आपको कैसे समझ आ रहा है कि पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है, याद करो अभी हम लोग ने डिस्कस किया था कि Vx जो है, एक पार्टिकल, पहला पार्टिकल है, जाता है वॉल से टकराता है, तब उसकी वेलोसिटी Vx इधर था, टकराने के बाद Vx किधर आ गया, इधर, तो एक प्लस Vx हो गया और एक क्या हो गया, हर एक पार्टिकल के लिए ऐसे ही होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो जब सारे वेलोसिटी आप ऐड कर दोगे बच्चों सारा, तो आपको 0 ही आने वाला है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। अब इससे बचने के लिए मुझे एवरेज तो निकालना है, इससे बचने के लिए हम क्या करें, 0 आंसर नहीं आना चाहिए, हम क्या करें बच्चों, हम लोग क्या कर देते हैं, हर एक वेलोसिटी, पहले पार्टिकल हो, ठीक है, दूसरा पार्टिकल हो, तीसरा पार्टिकल हो, सबकी वेलोसिटी, इसकी Vx1 है, इसकी क्या है Vx2, इसकी क्या है Vx, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल है, इनकी वेलोसिटी, मान लीजिए इसका पॉजिटिव है तो इसका क्या आएगा, मान लो किसी का नेगेटिव आया, किसी का पॉजिटिव, किसी का नेगेटिव, ऐसे आ रहा है, सब मिला दूंगा तो आंसर 0 आ रहा है। अब ऐसा क्या कर दें कि ये आंसर 0 नहीं आना चाहिए, एवरेज निकालने के लिए ऐसा क्या कर दें कि 0 नहीं आना चाहिए, हम कर देंगे, फॉर एग्जांपल बच्चों ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, और ये पॉजिटिव है, ये भी क्या है पॉजिटिव है,
तो मैं बच्चों इसको क्या कर दूंगा, मान लो कोई और एक है Vx4 है, ये नेगेटिव आ रहा है, तो मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा। क्या कर दूंगा बच्चों? अच्छा, स्क्वायर कर दूंगा तो नेगेटिव खत्म हो जाएगा। अगर स्क्वायरिंग कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? अब मान लो मैंने चार वेलोसिटी लिया है, चारों का क्या कर दिया? स्क्वायर, जिसमें 2 पॉजिटिव थे और 2, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर दिया, और उसके बाद अगर मैं इनको ऐड करता हूं बच्चों, और मैंने 4 लोग को ऐड किया, डिवाइड बाय कितना करूंगा मैं, तब जाके मुझे क्या मिलेगा? मीन स्क्वायर वेलोसिटी मिलेगा। क्या मिलेगा? मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसका क्या मतलब है? आपने सारी वेलोसिटीज का पहले करा स्क्वायर, फिर उसका निकाला मीन। मीन मतलब एवरेज होता है। एवरेज कैसे निकाला जाता है? सबको मिला के, जितने लोग को मिलाया डिवाइड बाय उतने नंबर कर देंगे। नहीं समझे बात को? क्या रीजन है इनको स्क्वायर करने का? स्क्वायर करने का क्या रीजन है? अगर मैं बिना स्क्वायर करे इनका मीन निकालू तो 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि अगर कोई वैल्यू मेरी पॉजिटिव है तो कोई दूसरे पार्टिकल के लिए उतना ही नंबर क्या आ जाएगा? नेगेटिव में आ जाएगा, क्योंकि कोई पार्टिकल इधर ट्रेवल कर रहा है, कोई इधर ट्रेवल कर रहा होगा, तो उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा? नेगेटिव। तो हर पॉजिटिव के लिए एक नेगेटिव मिल जाएगा आपको, क्योंकि इतने सारे हैं। नहीं समझे बात को? दुनिया इतनी बड़ी है, हर एक के लिए जोड़ी मिल जाती है, सिर्फ पोपटलाल को नहीं मिला, बात अलग है। नहीं आ रही बात समझ में? हर पॉजिटिव वाले बंदे को एक नेगेटिव मिल जाता है। तो ये बात समझ लेना बात को। अच्छा, तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करा, हमने ये टर्म कैंसिल ना हो, आंसर 0 ना आए, उसके लिए क्या किया हमने? जो नेगेटिव सबको ही स्क्वायर कर दिया। पॉजिटिव वाले का स्क्वायर पॉजिटिव ही रहने वाला है, और नेगेटिव वाले का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। आई बात समझ में? तो याद रखिएगा, ये कौन है? इसको पढ़ेंगे मीन। क्या पढ़ेंगे? जो ऊपर मैंने बार लिखा है ना, बार जो लिखा है ना, इसको पढ़ते हैं मीन। क्या पढ़ते हैं बच्चों? ए होले, मोबाइल अंदर रख, मोबाइल अंदर, मोबाइल की जरूरत नहीं है अभी। इसको, ये जो लाइन ड्रॉ किया है, इसको पढ़ेंगे मीन स्क्वायर, और वी कौन है? वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस पढ़ो वापस से, मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। वो क्या होगा? पहले वाले का वेलोसिटी, पहले पार्टिकल की वेलोसिटी का स्क्वायर अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरे वाले का प्लस तीसरे वाले का प्लस चौथे वाले का, डॉट डॉट डॉट, और डिवाइड बाय ऐसे कितने हैं? एन है, तो डिवाइड बाय कैपिटल एन कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, यहां पर अगर आप गौर से देखोगे बच्चों, मैंने ये रीजन बता दिया कि स्क्वायर क्यों किया हमने। इसको अगर यहां भेजूं तो n इंटू मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग एक्सिस इज इक्वल टू क्या होगा? ये ब्रैकेट का टर्म होगा, Vx1 स्क्वायर Vx2 स्क्वायर प्लस Vx3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अच्छा, हमारे पास देखो कौन सा टर्म है, ये देख रहे हो? क्या ये टर्म आपको यहां दिखाई दे रहा है? इसकी जगह क्या आ सकता है? क्या आ सकता है जल्दी बताओ? n इंटू मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग एक्सिस आ सकता है। मीन स्क्वायर Vx आ सकता है। आ सकता है नहीं आ सकता है? तो ये पूरे ब्रैकेट की जगह देख लो आप क्या आ गया। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? पूरा आप देख लो, F की जगह हमने ये उठा के रखा, एरिया ऑफ शेडेड वॉल क्या हो गया? एल स्क्वायर, ये वाला एल नीचे आया, एल इंटू एल स्क्वायर क्या हो जाएगा? एल क्यूब। एल क्यूब कौन होता है बच्चों? वॉल्यूम होता है। और ये वाला टर्म अभी भी चल रहा है, ये वाला टर्म मैंने आपको मीन स्क्वायर वेलोसिटी से बताया। किससे बताया? मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया। एन को यहां भेज दिया तो इसकी जगह लिख सकता हूं एन इंटू वी एक्स, या मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। पढ़ना कैसे ध्यान रखो, मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग एक्स। अच्छा, अब अगली कहानी क्या है बच्चों? अच्छा, जो थियरी हमने अज्यूम किया था, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको क्या बोला? एक पार्टिकल कंसीडर किया जिसका सिर्फ कौन सा कंपोनेंट चेंज हो रहा है? एक्स वाला चेंज हो रहा है, वाई और जेड वाला नहीं चेंज हो रहा है ना? आप ऐसे वाई वाला भी कंसीडर कर सकते थे, ऐसे जेड वाला कंसीडर कर सकते थे एक्स की जगह। ठीक है, तो कहानी उसके हिसाब से चलती। अच्छा, अब सुनो, ये जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है ना, अगर मैं एक्स के लिए बात करूं, किसके लिए बात करूं? एक्स के लिए, तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस होगा, और बाय सिमेट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है, मतलब जो अपना क्या नाम है, क्यूब है, उस सिमेट्रिक होने की वजह से
अगर मैं एक्स एक्सिस का मीन निकालता हूं, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी का क्या निकालता हूं, मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालता हूं, वाई वाले का निकालता हूं और जेड वाले का भी अगर निकालता हूं, तो इन सब का क्या होने वाला है, बराबर बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है, बराबर। अब टोटल में वी मीन स्क्वायर निकालूंगा अगर, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्मूला आपने निकाला है, ये अगर मैं ये y के लिए सॉल्व करूं, z के लिए सॉल्व करूं, तो तीनों टर्म एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ऑल्सो मीन स्क्वायर वेलोसिटी, अभी मैं तीनों की बात कर रहा हूं, जो पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी है अलोंग एक्स वाई एंड जेड, तो ये तीनों का सम करके आता है, तीनों का क्या करके आता है, सम करके। अच्छा मैंने ऊपर क्या बताया, बाय सिमेट्री, ये तीनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। एक्स एक्सिस का एवरेज मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वाई एक्सिस वाला, जेड एक्सिस वाला, सारे एवरेज क्या आते हैं, एक दूसरे के बराबर। और अगर मैं पार्टिकल का एक्स वाई जेड का पूरा टोटल बात करूं, तो वो तीनों का क्या होता है, सम होता है। अच्छा आप मुझे एक चीज बताओ, मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एक्स मीन स्क्वायर प्लस, अच्छा मुझे बताओ वी वाई किसके बराबर है, वी एक्स के बराबर है, वी जेड भी किसके बराबर है, तो मैं यहां पर वी वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं, वी जेड की जगह भी क्या लिख सकता हूं। अच्छा ये तीनों टर्म सेम हो गए, अभी तीनों प्लस करके कितना आएगा, समझ आ रहा है, ये सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस था, अब मैं पूरा टोटल बात कर ले रहा हूं। 3 को अगर यहां भेज दिया तो क्या हो जाएगा, अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं जरा बताना, यहां पर ये देख रहे हो ये वाला टर्म, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, जल्दी बताओ, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलूंगा, ये अब एक्स वाई जेड कंपोनेंट में नहीं है, ये पूरा है, समझ आ रहा है, टोटल मीन एवरेज मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है, ये अलोंग एक्स वाई और जेड नहीं है, डिवाइड बाय क्या करना है, 3। तो मैं इसकी जगह पर देखो क्या लेकर आया, ये और ये, इसकी जगह क्या आया, तो आपको बस सब्सटीट्यूशन याद करते जाना है कि किसकी जगह क्या सब्सटीट्यूट करते जाना है, डेरिवेशन आपके हाथ में आ जाएगा। m इंटू एन ऐसे का ऐसे ही है, v ऐसे ही है, बस इसकी जगह क्या आ गया, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और यहां पर 1/3 आ गया। फर्दर ये जो स्मॉल m है देख रहे हो सभी बच्चे, स्मॉल m, अच्छा टेक्स्ट बुक में ना यहीं तक डिराइव किया हुआ है, टेक्स्ट बुक में देखो जरा लास्ट का फॉर्मूला कहां तक निकाला हुआ है, हाँ 1/3 nm, हाँ वही mn यहीं तक डिराइव किया है, लेकिन आप यहां तक करना, ओके, क्योंकि बाद में फॉर्मूला और अच्छा छोटा बन जाता है फॉर्मूला, ठीक है, पुराने टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग यहां तक फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है, यहां पर यहीं तक किया। अब यहां तक इसलिए किया है क्योंकि आगे ना ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, आगे चल के जब फॉर्मूला यूज करना होता है तो ये वाला यूज किया हुआ है, ठीक है, आप ये वाले से भी कर सकते हो। ए सुनो, यहां तक स्टेप समझ में आ गया, m एक पार्टिकल का मास है, स्मॉल m क्या है, एक मॉलिक्यूल का मास है, ऐसे मेरे पास कितने हैं, n है। मैं अगर आपसे ये बोल दूं, ए सुनो, मान लो ये अपना एक क्यूब है और इसके अंदर आप जो है ना क्या है, एक मॉलिक्यूल है, और सब आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं, कैसे हैं, एक ही गैस भरा हुआ है सब, मान लो आप सब आइडेंटिकल हो। अगर आपको एक का मास पता है, कोई एक मॉलिक्यूल का मास पता है, और ऐसे आपको कितने लोग हैं ये भी पता है, तो क्या आप टोटल मास बता सकते हो। मान लीजिए एक का मास है 10, एक का मास कितना है 10 kg फॉर एग्जांपल, ऐसे मान लेता हूं, ठीक है, आसान नंबर के लिए कर रहा हूं, और ऐसे मेरे पास बच्चों 20 स्टूडेंट्स है, तो कितना हो जाएगा टोटल, 200, आप मल्टीप्लाई करोगे ना, टोटल मास आएगा। तो वैसे ही एक का मास है स्मॉल m, एक का मास क्या है, और ऐसे कितने लोग हैं, n लोग हैं, तो ये आपस में मल्टीप्लाई करके क्या बनाएगा बच्चों, टोटल मास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा। नहीं समझे बात को, तो n इंटू स्मॉल, सॉरी कैपिटल N इंटू स्मॉल m की जगह आप कैपिटल M लिखोगे, और अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है कौन बताएगा, अभी हम लोग कर चुके हैं, डेंसिटी, तो इसकी जगह क्या आ गया, तो 1/3 रो मीन स्क्वायर वेलोसिटी, क्या एक का मास स्मॉल m है, कौन सा वाला, ये
ये तुमको समझा मैंने क्या बोला कि स्क्वायर क्यों करते हैं? अगर मैं मान लो स्क्वायर नहीं करता हूं, डायरेक्ट ऐड और डिवाइड बाय जितने लोग को कर रहा हूं, तो क्या होगा? 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लो मेरे पास Vx1 अगर पॉजिटिव है तो Vx2 मान लो ऐसे ट्रेवल कर रहा है तो उसका x कंपोनेंट क्या होगा? नेगेटिव। तो हर एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव मिल जाएगा सारों का, जिसकी वजह से आंसर क्या आ जाएगा ऊपर? तो एवरेज क्या हो जाएगा? तो हम लोग क्या करते हैं, वो 0 आंसर ना है इसलिए क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं, फिर मीन करते हैं। स्क्वायर करते हैं तो हर एक का स्क्वायर किया, फिर मीन सबको प्लस डिवाइड बाय n, ये मिल गया। नहीं आया समझ में? ओके, अब मैं अगर n को यहां भेजता हूं तो n इंटू Vx ऐसे हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या बचेगा? ये ब्रैकेट वाला टर्म बचेगा कि नहीं बचेगा? ऐसे बचेगा नहीं बचेगा? अच्छा, क्या ये ब्रैकेट मुझे यहां दिखाई पड़ रहा है? बोलो, वो ब्रैकेट दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? Vx1 का स्क्वायर प्लस Vx2 का स्क्वायर, ये किसके बराबर आ रहा है? n इंटू Vx मीन स्क्वायर है ना, या मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। तो इसकी जगह पर हमने क्या पुट किया है? इसकी जगह पर पुट किया है ये। अब आया समझ में? अच्छा, फर्दर ये सुनो, जैसे मैंने x एक्सिस पर एवरेज निकाला वैसे ही मैं y पर भी कर सकता हूं, y कंपोनेंट का भी क्या कर सकता हूं? एवरेज निकाल सकता हूं। वैसे ही मैं क्या कर सकता हूं? z वाले का भी निकाल। तो जब हम लोग ये तीनों निकालते हैं तो जो नंबर आएगा वो एक दूसरे के क्या आता है? बराबर आता है। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे? मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस किसके बराबर आएगा? मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग y। मतलब y कंपोनेंट का भी अगर मैं मीन स्क्वायर निकाल, मीन स्क्वायर याद रखो, मीन स्क्वायर, ठीक है? तो अगर z y और x का निकाल दो, तीनों क्या आ जाता है? बराबर आ जाता है। अगर क्या नाम है, सारे पार्टिकल का मैं x y z तीनों का एवरेज निकालना चाहता हूं तो इन तीनों को क्या करना पड़ेगा मुझे? सम। तो एवरेज मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू इन तीनों का क्या होगा? सम। अच्छा, ये तीनों एक दूसरे के बराबर है तो मैं Vy की जगह भी Vx पुट कर सकता हूं, Vz की जगह भी क्या पुट कर सकता हूं? तो आप जरा सोचिए, अगर मैं इसकी जगह पर Vx पुट कर दूं, इसकी जगह पर भी क्या पुट कर दूं, तो ये कितने टर्म हो गए मेरे पास सिमिलर? 3 हो गए। तीनों का प्लस करके क्या आएगा बच्चों? 3Vx मीन स्क्वायर नहीं आ जाएगा ऐसे? मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। अच्छा, ये 3 को यहां भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा? 1/3 मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अच्छा, क्या अभी ये टर्म आपको दिखाई पड़ रहा है कहीं पर? यहां पर दिखाई पड़ रहा है, ये देखो ना, ये इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं जरा बताना? ये और ये, इसकी जगह पर 1/3 आ गया और मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ गया। समझे बात को? अच्छा, अब ये m इंटू एन कौन होगा? एक का मास कितना है? m। n का मास कितना होगा? टोटल कैपिटल M बोल देंगे हम लोग। तो कैपिटल N इंटू स्मॉल m क्या हो जाएगा? इसकी जगह पर कैपिटल M। बाकी ये चल रहा है वैसे ही। मास अपॉन वॉल्यूम कौन होता है? डेंसिटी। खत्म हो गई कहानी। अभी भी नहीं आया समझ में? ठीक है, तो इसमें किसके अंदर यह सब्स्टिट्यूशन बहुत है कि इसकी जगह ये रखना है, इसकी जगह ये रखना है। तो आपको यही प्रैक्टिस करना है कि इसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट करते हुए जाना है। ठीक है, एक बार बड़ा डेरिवेशन है बच्चों, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। 4 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। लगातार 2 साल रिपीट कर चुका है, एक साल पिछले साल गैप ले लिया है, हो सकता है इस साल वापस से क्या कर दे? रिपीट करें। समझ आ रहा है? आपको कोई भी चैप्टर प्रिपेयर करना है, याद रखो थरली प्रिपेयर करना है, उसमें से कोई भी चीज पूछी जाए तो आपको आनी चाहिए, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला क्वेश्चन प्रीवियसली कितने बार पूछ चुका है। तो थोड़ा सा क्या इंपॉर्टेंस आपके क्या नाम है, समझ में आने लगता है आपको, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं हाँ ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान ज्यादा देना चाहिए। ठीक है, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए इधर। ओके, अगर बच्चों शुरुआत से मैं बात करूं, पहले काम करो, फॉर्मूला सभी बच्चे याद कर लो उसका। क्या फॉर्मूला बना? एक दो फॉर्मूले याद करो।
एक तो ये वाला भी याद कर लो, ये वाला याद करो, और एक ये वाला। एनएम बोल सकते हो या एमएन बोल सकते हो। 1/3 एम इंटू कैपिटल एन मीन स्क्वायर वेलोसिटी, क्या बोलेंगे, पढ़ते कैसे, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। 1/3 स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम, स्मॉल एम एक मॉलिक्यूल का मास है, एन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कौन हो जाता है, कैपिटल एम हो जाता है, मास अपॉन वॉल्यूम रो हो जाता है। लास्ट वाला याद करना ज्यादा आसान है, 1/3 रो मीन स्क्वायर वेलोसिटी, 1/3 रो मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और इसको एक स्टेप अगर मैं पीछे आता हूँ, 2 स्टेप पीछे आता हूँ, तो 1/3 एनएम या एमएन मीन स्क्वायर वेलोसिटी डिवाइड बाय वॉल्यूम। कितने बच्चों को याद हो गया ये फॉर्मूला? ये किसका एक्सप्रेशन है, किसका एक्सप्रेशन है, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, आइडियल गैस का प्रेशर है, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। बोलिए फॉर्मूला बच्चों। वन बाई थ्री स्मॉल एम इंटू एन कैपिटल एन, ठीक है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी अपॉन में वी, या लास्ट वाला 1/3 रो मीन स्क्वायर वेलोसिटी। हाँ, दोनों फॉर्मूला आप याद रखिए। आगे चल के हम लोग इसको भी डायरेक्ट इस्तेमाल करके कर सकते हैं, ये आसान वाला फॉर्मूला जो आपने लास्ट में निकाला इसको भी इस्तेमाल करके कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले के स्टेप्स पता होना चाहिए फिर आपको, क्योंकि आपको इससे फिर इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा ऐसे, ओके, तब जाके सॉल्व होगा। अच्छा, शुरुआत से अभी स्टेप समझा दूं, वापस से एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। आपको एक क्यूब कंसीडर करना है जिसका साइड का लेंथ कितना है L, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका L क्यूब। इसके अंदर क्या इनक्लोज किया है आपने, एक आइडियल गैस, क्या भर रखा है इसके अंदर, कितना मोल, N मोल, कितना मोल कंसीडर कर रखा है, N मोल आइडियल गैस लिया हुआ है। अच्छा, जब ये, क्योंकि आपको पता है गैस जो रेंडमली मूव करता रहता है, गैस क्या होता है इसके अंदर, रैंडम मोशन में होता है, तो जब कोई एक मॉलिक्यूल ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये वॉल पे जाके टकराएगा, टकराएगा तो फोर्स लगाएगा, फोर्स अपॉन एरिया क्या क्रिएट होगा बच्चों, प्रेशर क्रिएट होगा। तो हमको क्या निकालना है, इस क्यूब के अंदर गैस की वजह से क्यूब के वॉल के ऊपर, मतलब बेसिकली इसका अंदर प्रेशर कितना क्रिएट होगा। जब वो आएगा, देखो प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, जब फोर्स अपॉन एरिया, जब फोर्स अप्लाई होता है डिवाइड बाय एरिया पर यूनिट एरिया, ये तो प्रेशर होता है। क्या है प्रेशर का फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं कि जब कोई पार्टिकल ऐसे जाता है तो इसकी वेलोसिटी के पहले तो याद रखो कितने कंपोनेंट होंगे, 3 कंपोनेंट होंगे। हमने क्या अज्यूम किया है, इसका कौन सा कंपोनेंट का डायरेक्शन चेंज होगा, एक्स एक्सिस का, वाई और जेड एक्सिस का क्या रहने वाला है, सेम रहेगा, रिमेन्स द सेम, ऐसे करके बात करेंगे। अगर वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है, ऐसे बात करना पड़ेगा मुझे, वाई और जेड वाला चेंज नहीं होता है, ठीक है, टकराने के बाद सिर्फ वी एक्स चेंज हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन में। मोमेंटम कहां चेंज होगा, मोमेंटम कहां चेंज होगा, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस पर चेंज होगा। कहां चेंज होगा बच्चों, एक्स एक्सिस पर। अच्छा, जाते वक्त मोमेंटम कितना होगा एक मॉलिक्यूल का, मोमेंटम कितना होगा, एम वी एक्स, जाते वक्त, टकराने के पहले एम वी एक्स क्या हो जाएगा, टकराने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस एम वी एक्स। जब आप चेंज करोगे, चेंज इन मोमेंटम मतलब माइनस करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो मोमेंटम चेंज कितना आएगा पार्टिकल के अंदर, -2 mvx। उतना ही क्या वॉल को ट्रांसफर होगा, तो वॉल को कितना ट्रांसफर होगा जल्दी बताओ, +2 mvx। अच्छा,
मुझे प्रेशर निकालना है तो मुझे पहले फोर्स पता होना चाहिए। एरिया तो पता है मुझे, इसका एरिया पता है L²। फोर्स के बारे में पीछे पढ़ रहे हैं हम लोग। फोर्स के पहले मोमेंटम निकाल चुके। वॉल में कितना मोमेंटम चेंज आया बच्चों? 2 mvx आया, प्लस 2 mvx। अब मान लेते हैं हम लोग के एक मॉलिक्यूल है, ये वॉल पे टकराता है, तो इसमें मोमेंटम चेंज कितना आया? 2 mvx। तो एक मॉलिक्यूल की वजह से फोर्स क्या होगा? फोर्स का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉस, जल्दी से बताओ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, मतलब ऊपर चेंज इन मोमेंटम, नीचे टाइम इंटरवल, यानी डेल पी अपॉन डेल टी। अलॉन्ग एक्स एक्सिस बात कर रहे हैं ड्यू टू पार्टिकल नंबर 1, तो डेल पी एक्स अपॉन डेल टी। डेल पी एक्स की जगह क्या आएगा? चेंज इन मोमेंटम की जगह क्या आएगा? माइनस क्यों आएगा? हाँ, 2 mvx आएगा। वॉल पे ट्रांसफर कितना हुआ? 2 mvx। टाइम कितना आएगा? टाइम समोसा टी की जगह क्या लिखेंगे? हाँ, 2l बाय vx1। vx1 ऊपर जाएगा, vx का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका पहले पार्टिकल की वजह से फोर्स कितना आएगा? m बाय l vx1 स्क्वायर। याद करो, पहले पार्टिकल की वजह से फोर्स कितना है, जल्दी से बताओ। पहले की वजह से एवरेज फोर्स कितना लगेगा? m vx1 का स्क्वायर डिवाइड बाय, सही है? यस एवरीबॉडी। दूसरे की वजह से कितना आएगा? m vx2 का स्क्वायर डिवाइड बाय l, या m बाय l vx2 का स्क्वायर। जैसे तीसरे की वजह से 3 आ जाएगा। सबकी वजह से कितना आएगा? सबको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। सबको क्या कर देंगे? तो टोटल एवरेज फोर्स ड्यू टू ऑल दी मॉलिक्यूल इज, सम करके यहां पर ये m बाय l को क्या कर लिया? कॉमन निकाल लिया, तो टोटल फोर्स पता चल गया बच्चों। ये प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन, तो हमने लिखा एवरेज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन, फोर्स कितना होता है? m बाय l जो ऊपर निकाला वो, और डिवाइड बाय मेरा शेडेड एरिया जो है उसका एरिया क्या? स्क्वायर है ना वो, तो L स्क्वायर हो गया। ये L नीचे आया तो L क्यूब। L क्यूब कौन होता है? वॉल्यूम। यहां तक हो गया खत्म। अच्छा, अब ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है ये क्या है? सारी वेलोसिटी का क्या है? स्क्वायर है ना? क्या है? स्क्वायर है। तो हमने यहां पर बात किया मीन स्क्वायर वेलोसिटी का, जिसमें ये टर्म मुझे चाहिए, तो n को यहां भेजता हूं, तो इस ब्रैकेट की जगह क्या आ जाएगा? n मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, सिमेट्री के अकॉर्डिंग अगर मैं मीन स्क्वायर अलोंग एक्स, वाई और जेड करता हूं तो तीनों एक दूसरे के क्या होता है? इक्वल होता है। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बात करता हूं, मीन स्क्वायर वेलोसिटी बात करता हूं तीनों एक्सिस का, तो ये क्या होगा? टोटल, टोटल जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी होगा तीनों का क्या होगा? प्लस होगा। अलोंग एक्स एक्सिस प्लस अलोंग वाई एक्सिस प्लस, ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? vx लिख सकता हूं। इसकी जगह भी क्या लिख सकता हूं? तो ये तीनों टर्म जब vx 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 हो जाएगा तो कितना टाइम्स हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। 3 को यहां लिया तो 1/3 इज इक्वल टू, समझ में आ गया? तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? अब इसकी जगह 1/3 मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इतनी कहानी समझ आ गई? अच्छा, एक का मास है स्मॉल m, ऐसे कितने हैं? n, तो m इंटू n, टोटल मास क्या हो जाएगा? कैपिटल M। ये अपनी जगह ऐसी। मास अपॉन वॉल्यूम कौन होता है? रो होता है। तो आपका प्रेशर का फॉर्मूला बन गया 1/3 रो मीन स्क्वायर वेलोसिटी। 1/3 रो मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अंडरस्टूड? आगे बढ़ जाए, समझ में आ गया? एक बार हमने इसको रिपीट भी कर लिया, अब इसको आप जितने बार आप रिवाइज करोगे उतना अच्छा होते जाएगा। सब्स्टिट्यूशन याद रखो, इसकी जगह ये रखना, इसकी जगह ये रखना, आराम से कर लोगे। ठीक है? अब अगर बच्चों आपने ये वाला फॉर्मूला याद कर लिया है तो आपको अगला टॉपिक भी समझ आएगा। और दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 मार्क के लिए आपको पूछा जाता है। इसके लिए सवाल क्या पूछता है? एक्सप्रेशन फॉर आरएमएस स्पीड। आरएमएस मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूं, सुनो। मीन स्क्वायर लिया था ना अपन ने, क्या लिया था? मीन स्क्वायर कैसे लिखते हो आप? मीन स्क्वायर और वी, इतना लिखते हो। उसके ऊपर अगर रूट ले लिया मैंने तो क्या पढ़ोगे आप? रूट मीन स्क्वायर। नहीं समझा बात को? हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं बताना मुझे बच्चों। इसको क्या पढ़ते हैं बताओ? मीन स्क्वायर वेलोसिटी पढ़ते हैं। अगर मैंने इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लिया तो
तो इसको रूट पढ़ते हैं ना शॉर्ट में, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी, ये निकालना अपने को। आई बात समझ में? रीड कैसे करते हैं समझ लो कि किसको कैसे रीड। अब देखो यहां पर बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। सिंस प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इज, क्या ये फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ रखा है बच्चों? ये वाला फॉर्मूला नहीं पता है आपको? तो आप लिखेंगे सिंस प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इज दिस 1/3 nm v मीन स्क्वायर डिवाइड बाय v। मैंने बताया दो फॉर्मूला याद करो, एक लास्ट वाला और एक थर्ड लास्ट, अगर मैं बात करूं तो याद है ये वाला फॉर्मूला? अगर आप बोलोगे सर ये वाला मेरे को याद नहीं है, मैंने लास्ट वाला ही पढ़ रखा है, तो पहले आप लास्ट वाला फॉर्मूला लिखो, ओके? फिर आप लिखोगे m की जगह, फिर इसकी जगह पर कैपिटल N इंटू स्मॉल एम या स्मॉल एम इंटू, आपकी मर्जी। नहीं आ रही बात समझ में? तो इतना स्टेप आपको लिखना पड़ेगा। फिर अगर आप ये वाले से शुरुआत करते हैं तो 2 स्टेप और बढ़ जाएगा, अगर इसी से शुरुआत करते हैं तो उतने 2 स्टेप आपके बच जाएंगे। समझे बात को? शुरुआत आप यहां से भी कर सकते हो और डायरेक्ट यहां से भी कर सकते हो, तो मैंने डायरेक्ट यहां से किया हुआ है। ये आगे सुनो, मुझे करना क्या है, ये जो आप टर्म देख रहे हो उसके ऊपर रूट लेकर आना है। क्या लेकर आना है? मेरे पास मीन स्क्वायर है, बस रूट लाना है। मेरे पास क्या है? मीन स्क्वायर है, बस क्या लेना है? रूट लेकर आना है। तो मैं पहले उसको अकेला तो कर दूं, 3v को यहां भेज दो, nm को भी इधर भेज दो, क्या बन जाएगा? 3 और ये पूरा टर्म देख लो बच्चों, ये पूरे टर्म को यहां लेकर आ जाओ, क्या हो जाएगा? 3v इधर आया तो 3pv, एक स्टेप इधर लिख देता हूं यहां पर, 3pv अपॉन में क्या हो जाएगा? n इंटू इज इक्वल टू क्या बचेगा? मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो इसको मैंने बस ऐसे उल्टा लिखा हुआ है, तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या हो गया? 3pv अपॉन nm। ये स्टेप देखो सभी बच्चे, मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया? 3pv अपॉन nm हो गया। अच्छा, आपको पता है pv इज इक्वल टू अनआर्थी होता है? pv इज इक्वल टू क्या होता है? nrt होता है। अच्छा, एक और बात समझो बच्चों, क्या आपको पता है स्मॉल n कौन होता है? स्मॉल n, ओके? या आप ऐसे भी कर सकते हो बच्चों, चलो जैसा लिखा है मैंने वैसे ही करो। स्मॉल n की जगह अगर मैं कैपिटल N अपॉन Na रख दूं, क्या होगा बच्चों? इधर पे देख लो, स्मॉल n की जगह हमने रखा कैपिटल N अपॉन Na, 3 ऐसे का ऐसी, आरती ऐसे के ऐसी, ये nm ऐसे का ऐसी। अच्छा, ये n से ये n क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 3 आरती अपॉन Na इंटू एम, 3 आरती अपॉन Na इंटू एम। अब यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। मेरा सवाल आपसे ये है बच्चों, कितने बच्चों को यहां पर मोलार मास की कहानी पता है? मोलार मास क्या होता है? बोलिए, मोलार मास क्या होता है सभी बच्चे? बहुत ही आसान है, नाम में छुपा है। हाँ, 1 मोल का मास। मोलार मास क्या होता है? 1 मोल। 1 मोल पता है आपको क्या होता है? क्या होता है 1 मोल? कोई भी चीज कितना नंबर में हो, एवोगैड्रो नंबर में रहे, तो अपन बोलेंगे वो 1 मोल है। ठीक है? तो मेरे पास कोई गैस मॉलिक्यूल है बच्चों, सुनो, कोई मेरे पास गैस मॉलिक्यूल है और एक का मास कितना है? एक का मास कितना है? स्मॉल एम है। एक का मास कितना है? ऐसे मेरे पास कितने हैं? Na है बच्चों। अब मैं इतने बना नहीं सकता, 6.022 10⁻23 इतने सारे हैं। एक का मास m है, एक का मास कितना बच्चों? m। Na का मास, Na बोले तो 1 मोल है आपके पास, Na बोले तो कितना मोल, कितना है आपके पास? 1 मोल है। तो अगर एक का मास m है, Na का मास कितना होगा? m इंटू Na। Na बोले तो 1 मोल का नंबर होता है ना बच्चों, तो 1 मोल का मास कितना होगा? मोलार मास होगा, जिसको हम m नॉट इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं समझे कहानी? अच्छे समझो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सब्स्टिट्यूशन आप रट्टा मार सकते हो, लेकिन क्यों सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है यह समझना जरूरी है, तो आप लॉन्ग टर्म तक उसको याद कर सकते हो। एक का मास, एक मॉलिक्यूल का मास, शुरुआत से जब से आइडियल गैस की कहानी चल रही है, स्मॉल m बात कर रहा हूं मैं,
आपके पास ऐसे कितने हैं? अच्छा मान लो इसका मास स्मॉल एम है, कितना है? स्मॉल एम, वैसे स्मॉल नहीं है, स्मॉल एम मान ले रहा हूं मैं, ठीक है। और ऐसे मान लो आपके पास 5 लोग हैं, कितने लोग हैं? सेम ऐसे ही आइडेंटिकल। 5 का मास कितना होगा बच्चों? 5 इंटू एम, सही है ना भाई? आप 5 बार प्लस भी कर सकते हो आप, लेकिन मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करो ना। एक का मास एम है, 5 का कितना होगा? 5 एम। 6 का 6 एम। ऐसे अगर आपके पास एन ए है, कितने हैं? तो आप बोलोगे एन ए इंटू एम, तो क्या ये टोटल मास नहीं मिल जाएगा? अच्छा एन ए आपका कौन है? एवोगैड्रोस नंबर है, जो कि 1 मोल का नंबर होता है। अगर आपको यह पता चल जाए 1 मोल का मास कितना है, तो उसको मोलार मास तो कहते हैं ना। तो टोटल मास आपका m इंटू एन, एम तो होगा, लेकिन उसी के साथ साथ ये कौन होगा? मोलार मास होगा। कौन होगा बच्चों? तो आई होप समझ में आ गया मोलार मास कौन है। ए मोलार मास कौन है? 1 मोल का मास। अब 1 मोल का मास कैसे पता चलता है? 1 मॉलिक्यूल का मास पता हो आपको, और ऐसे कितने हो? 1 मोल, यानी m इंटू एन। याद रखो, एमओ कौन है मेरे पास? मोलार मास है, विच इज इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल का मास इंटू एवोगैड्रो नंबर, यानी स्मॉल एम इंटू एन। अच्छा अब मुझे बताओ, ये कैपिटल एन से कैपिटल एन कट गया, स्मॉल एम इंटू एन, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं? मोलार मास लिखा भी है मैंने, स्पेसिफाई किया वहां पर, ठीक है, समझा भी दिया कि क्या होता है। अच्छा मुझे बताओ, मुझे मिल चुका है मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 आरती, अभी तो फिलहाल एक भी आरती नहीं है, 3 आरती अपॉन व्हाट? एमओ। मुझे तो चाहिए आरएमएस, मुझे क्या मिला है अभी तक? मीन स्क्वायर मिला है, तो स्क्वायर रूट ले लेता हूं ना मैं, क्या ले लेता हूं? तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड लिखा है, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो अगर यहां पर बच्चों रूट ले लिया तो यहां भी रूट आ जाएगा। ये कौन हो जाएगा पता है? वी आर एम एस। कौन हो जाएगा ये? और ये हो जाएगा 3 आरती। फॉर्मूला बन गया बच्चों। ये वाला टर्म मेरा वी आर एम एस है, जिसको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और ये फॉर्मूला बन गया। एक और बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी गैस मॉलिक्यूल का मोलार मास कांस्टेंट होगा कि नहीं बच्चों? जो भी आप गैस लोगे उसका मोलार मास क्या होगा? आर भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, तो ये जो वी आर एम एस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? याद रखिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। ये सब कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी में चला जाएगा। तो ये रिलेशन भी आपको कई मर्तबा बोर्ड में पूछता है, डिराइव एक्सप्रेशन या डिराइव या शो दैट, ऐसे करके आपको बोलता है प्रूव दैट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, और इस पे न्यूमेरिकल भी बनता है। और कितने मार्क के लिए पूछा जाएगा ये? 2 मार्क्स के लिए। भाई इतना छोटा सा है ये, 2 मार्क के लिए पूछेगा, वो 4 मार्क के लिए। साल भर आपने इसका प्रैक्टिस किया हुआ है तो आपके लिए दिक्कत नहीं होगी। चलो एक बार देख लें, वापस से दोबारा देख लें इसको। सुनिए सभी बच्चे, हमने शुरुआत किया प्रेशर के फॉर्मूले से। प्रेशर का क्या फॉर्मूला याद किया था आपने? याद करो, रो वाला याद किया था। अगर रो वाला करोगे तो 2 स्टेप और करने पड़ जाएंगे, ठीक है। चलो रो वाले से ही करते हैं। P इज इक्वल टू बोलो 1/3 रो मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रो की जगह क्या लिखूंगा मैं? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन मास क्या है? टोटल मास ऑफ द गैस है, तो उसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं? 1 का मास इंटू कैपिटल एन। कर दिया यहां तक? अच्छा फिर क्या कर सकते हैं? मुझे तो चाहिए आरएमएस वेलोसिटी। मेरे पास सिर्फ कौन है यहां पर? मीन स्क्वायर वेलोसिटी। याद रखिए क्या है मेरे पास? मीन स्क्वायर। मुझे आरएमएस चाहिए नहीं, रूट चाहिए उसके ऊपर। पहले तो उसको अलग कर लो आप, पहले ये टर्म का तो अलग कर लो, बाकी सबको उधर भेज दो। क्या बन गया? ये वाला टर्म मिल जाएगा। यहां क्या करना चाहिए मुझे? पीवी की जगह बोलो क्या करूंगा? एनआरटी। कहां से रखा ये? आइडियल गैस इक्वेशन शुरुआत से किया, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अच्छा एनआरटी रखने के बाद एन की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? एन अपॉन एन ए। ये भी फॉर्मूले का डिस्क्रिप्शन पहले ही बता चुका हूं कि क्यों ऐसा होता है। तो आप कैपिटल एन अपॉन एन ए रखते हो, तो कैपिटल एन से कैपिटल एन क्या हो जा रहा है? अच्छा एन ए इंटू एम का कॉन्सेप्ट बता चुका हूं मैं। एम इंटू एन ए कौन होता है? मोलार मास होता है, तो इसकी जगह कौन आ गया? एम नॉट। तो ऊपर आ गया 3 RT अपॉन एम नॉट या एमओ, जो कि मोलार मास है। अच्छा ये मुझे मीन स्क्वायर वेलोसिटी मिला है अभी तक, मुझे आरएमएस मिला है क्या? आरएमएस के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? रूट लेना पड़ेगा। आर मतलब ही रूट है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी।
तो दोनों तरफ क्या कर लेंगे, रूट ले लेंगे। तो यहां पर जब मैं रूट ले लेता हूं तो ये तो बन जाएगा वी आर एम एस, तो इधर भी रूट लेना पड़ेगा। तो फॉर्मूला बन गया बच्चों, वी आर एम एस इज इक्वल टू वॉट, √3RT/m0। अच्छा, यहां पर आर और गैस का मोलार मास क्या होगा किसी पर्टिकुलर गैस के लिए, कांस्टेंट रहेगा। आरएमएस और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, जल्दी बताओ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर गलत है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट, यहां पर देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। समझ गए बात को। तो इस स्टेप के बाद ना एक और स्टेप आप कर सकते हो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी आपको पूछ सकता है, और इस फॉर्मूले पे आपके न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। आई होप ये इतना समझ में आ गया तुम लोग को। तो आज के इसमें लेक्चर में हम लोग ने क्या क्या डिस्कस किया। शुरुआत में मैंने आपको, चलो फॉर्मूला पूछ रहा हूं अभी, सुनो बस यहां तक बस हो गया आज, क्योंकि हमने बहुत बड़े बड़े आंसर्स आज कर लिए। एक बड़ा आंसर किया, फिर एक वो डेरिवेशन किया, और ये 2 मार्क का और किया। ये सुनो, सबसे पहले आप आइडियल गैस इक्वेशन बोलिए बच्चों, सभी बच्चे। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अच्छा, आइडियल गैस इक्वेशन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के फॉर्म में बोलिए। किसकी बेटी, एन की बेटी, एन के बी टी, सही है। अच्छा, उसके बाद आइडियल गैस के प्रेशर का फॉर्मूला बोलिए। 1/3 रो वाला भी बोल सकते हो, रो और उसके बाद मेन स्क्वायर वेलोसिटी, या स्मॉल एम कैपिटल एन मीन स्क्वायर वेलोसिटी डिवाइड बाय वी। सही है बच्चों। अच्छा, फिर इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमने आरएमएस वेलोसिटी का भी फॉर्मूला निकाला। वो क्या था, वी आरएमएस क्या है, हाँ, √3RT/MO, याद रहेगा। अच्छा, वी आरएमएस और टी में रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, अभी मैं रिकॉर्डिंग थोड़ा स्टॉप कर रहा हूं, लेकिन मैं इंडिविजुअली जरा फॉर्मूला पूछ रहा हूं अभी।